पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्लास 11th। अभी पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन इट एंटर्स द आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल। हमने ये पी ऑर्बिटल देखे हैं, हमारे पास एक एस ऑर्बिटल होता है, फिर उसके बाद पी ऑर्बिटल होता है। पी ऑर्बिटल के अंदर 3 होते हैं, पी एक्स होता है, पी वाई होता है, पी जेड होता है। हर पी ऑर्बिटल के अंदर ये जो होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, हर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हो सकते हैं। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन इन शेल्स के अंदर भरना चालू होता है, आउटर मोस्ट पी शेल के अंदर भरना चालू होता है, तो ऐसे एलिमेंट्स को अपन पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। पी ऑर्बिटल्स की संख्या 3 होती है और इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हम अकोमोडेट कर सकते हैं ये इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए इसके अंदर चूँकि इसके अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो इसके कारण क्या होता है कि ये जो नंबर ऑफ ग्रुप्स जो पी ब्लॉक के अंदर आएंगे वो 6 हो जाएंगे। जो इनका नंबर होता है ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ से ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक जो एलिमेंट्स होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ये पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप 13 के अंदर पी एक्स का पहला इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ग्रुप 14 के अंदर पी वाई का पहला इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। पी जेड 15 के अंदर पी जेड का पहला इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। फिर उसके बाद 16, 17 और 18 में इस तरीके से भरे जाएंगे। और 18 के अंदर पूरा का पूरा पी ऑर्बिटल फिल हो जाएगा। तो चूंकि पूरे के पूरे पी ऑर्बिटल फिल हो जाएंगे तो इट बिकम्स इनर्ट। सो ये होता है पी ब्लॉक एलिमेंट है। ये पी ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक 6 ग्रुप्स आते हैं। हमारे को इस साल 2 ग्रुप्स पढ़ने का है, 2 ग्रुप पढ़ने का है। सो पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर इसेंशियली 13 से 18 ग्रुप्स नंबर 18 ग्रुप तक आते हैं। यदि हम पहले मेंबर्स की बात करें तो बोरॉन पहला मेंबर होता है। यदि हम ग्रुप की बात करें तो बोरॉन 13 का पहला मेंबर होता है, कार्बन 14 का पहला मेंबर होता है, नाइट्रोजन 15 का पहला मेंबर होता है, ऑक्सीजन 16 का पहला मेंबर होता है, फ्लोरीन 17 का पहला मेंबर होता है और हीलियम होता है 18 का पहला मेंबर। अब इसके अंदर एक बस एक्सेप्शन रहता है, एक एक्सेप्शन ये रहता है यदि अपन इनकी वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी शेल के अंदर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 हो जाएगा क्योंकि S तो पूरा का पूरा भरा रहेगा और P के अंदर 1 to 6 रहेगा एक्सेप्ट फॉर हीलियम। अब हीलियम का एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हीलियम के अंदर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। जब 2 होगा तो उसके अंदर S2 कॉन्फ़िगरेशन होगा। P के अंदर चूंकि उसका एटॉमिक नंबर ही 2 है इसके अंदर, तो P ऑर्बिटल्स में भरने के लिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं है उसके पास। तो चूंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको हम P0 होता है, ये S2P0 कॉन्फ़िगरेशन होती है और दिस इज द ओनली एलिमेंट अमंग द पी ब्लॉक एलिमेंट्स जिसके अंदर पी ऑर्बिटल भरे हुए नहीं होते हैं। तो टेक्निकली यदि अपन बोले व्हाट इज द एक्सेप्शन फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट, इट इज ओनली द हीलियम। इनर कोर जो होती है सारे के सारे इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफर करती जाती है। ये डिफरेंस जो इनर कोर में डिफरेंस क्यों होता है? इनर कोर मतलब ये हम बात करते हैं ये आपका न्यूक्लियस हो गया। ये न्यूक्लियस के बाद इसके बाद शेल्स आना चालू होते हैं। जब आपके शेल्स ये आना चालू हो जाते हैं तो शेल्स के अंदर ऑर्बिटल आना चालू होते हैं। जैसे जैसे शेल भरते जाते हैं वैसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी भर जाते हैं। पहले शेल के अंदर आपको सिर्फ एस ऑर्बिटल मिलेगा, दूसरे शेल के अंदर एस और पी मिलेगा, तीसरे शेल से डी भी आना चालू हो जाता है। तो अब धीरे धीरे करके क्या होता है कि ये ऑर्बिटल्स नए ऑर्बिटल्स आने लगते हैं। जैसे जैसे शेल बढ़ते जाते हैं नए ऑर्बिटल्स आने लगते हैं। जब नए ऑर्बिटल्स आना शुरू होते हैं तो उनके कारण इनर कोर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफर करती जाती है। ये जो डिफरेंस होता है ये डिफरेंस अफेक्ट करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करता है, जैसे एटॉमिक रेडियाई हो गए, आयनिक रेडियस हो जाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी अफेक्ट करता है। तो पी ब्लॉक के अंदर बहुत सारे वेरिएशंस मिलते हैं। जितना हमको एस ब्लॉक में वेरिएशंस नहीं मिले, हाइड्रोजन में वेरिएशंस नहीं मिले, उससे कहीं ज़्यादा वेरिएशंस हमारे को पी ब्लॉक के अंदर देखने में मिलते हैं। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पी ब्लॉक के एलिमेंट्स इज इक्वल टू दी टोटल नंबर ऑफ द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आपके उस शेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक उसके अंदर कितने एस और कितने पी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों का सम। एस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है प्लस पी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, इन दोनों का सम आपको ये बताएगा कि इसकी टोटल मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। ठीक है ना। अब सपोज 13 की हम बात करें तो 13 में क्या हो जाएगा, 13 के अंदर हमको पता है कि S2 हो जाएगा और P1 हो जाएगा तो इसकी मैक्सिमम वैलेंसी 3 हो जाएगी। 14 के अंदर S2P2 हो जाएगा तो 4 हो जाएगी। 15 के अंदर S2P3 हो जाएगी तो ये 5 हो जाएगी। 16 के अंदर S2P4 हो जाएगा तो 6 हो जाएगी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। 17 के अंदर S2P5 हो जाएगा तो 7 हो जाएगी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये दिस इज व्हाट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट। तो इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स। अब इससे हमें ये समझ में आता है कि जो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं ये इंक्रीज़ होती हैं जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में बढ़ते जाते हैं। जैसे हम यहाँ से बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ से जैसे ही हम इस तरफ जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जा रही है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 13 के अंदर 3 थी, 14 के अंदर 4 हो गई, 15 के अंदर 5 हो गई, 16 के अंदर 6 हो गई, 17 के अंदर 7 हो गई और 18 के अंदर 8 हो गई। तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम राइट साइड की तरफ बढ़ते वैसे वैसे
पीरियोडिक टेबल में जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे और ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है। दैट इज ये जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो बढ़ती जाती है। अब होता है इन एडिशन टू दिस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एक होती है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब उस ग्रुप की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है। तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट भी एक देयर इज एन एंटिटी विच इज कॉल्ड ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन शो अपार्ट फ्रॉम दी ये जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट्स बता सकते हैं जो कि नॉर्मली से डिफरेंट हो, ठीक है ना, विच इज नॉर्मली से डिफरेंट हो, विच डिफर फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाय अ यूनिट ऑफ 2। अभी बाय अ यूनिट ऑफ 2 मतलब क्या होता है कि ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देख ली S प्लस पी हो गया। अब इनसे डिफर कर सकती है। सपोज किसी के अंदर हमने ये देखा कि ग्रुप 16 के अंदर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, S के अंदर 2 हो जाएंगे और P के अंदर 4 हो जाएंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा 6 हो जाएगी। अभी ये 6 में से -2 हो जाएगा, ये 2 से डिफर कर सकती है मतलब 4 हो सकती है, 4 में से 2 कम हो सकती है मतलब 2 हो सकती है। तो कुल मिला के क्या होती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स पी ब्लॉक एलिमेंट की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स है उससे 2 कम हो सकती है और उससे 2 और कम हो सकती है जब तक वो, तो ये बाय यूनिट ऑफ 2 कम हो सकती हैं। ये इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो होती हैं ये टेबल के अंदर बताई हैं। फिर इसके बाद यदि हम देखें तो बोरॉन फैमिली के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन फैमिलीज, मतलब ये बोरॉन मतलब 13 हो गया, ये 14 हो गया कार्बन और 15 हो गया नाइट्रोजन। तो इन तीनों ग्रुप के अंदर जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट फॉर द लाइटर एलिमेंट्स। जो हल्के वाले एलिमेंट्स होते हैं 13, 14, 15 के अंदर जो हल्के वाले एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे स्टेबल होती है। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे अपन नीचे बढ़ते जाते हैं तो एलिमेंट्स भारी होते जाते हैं। जब एलिमेंट्स भारी हो जाते हैं तो उनके अंदर ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा स्टेबल उससे उसकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से कम वाली स्टेट होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट 2 unit less than the group oxidation state becomes progressively more stable for the heavier elements in each group। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हल्के एलिमेंट्स होते हैं। ये जो हल्के एलिमेंट्स होते हैं इसके लिए तो ये ऊपर के एलिमेंट्स में 13, 14, 15 ये 13, 14, 15 ग्रुप के अंदर ये जो ऊपर के एलिमेंट्स होते हैं लाइटर एलिमेंट्स होते हैं इनके अंदर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, इनका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वही आपकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। लेकिन जैसे इनमें हम नीचे बढ़ते जाते हैं तो वैसे इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से या ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से कम वाली दो कम की जो स्टेट होती है वो ज़्यादा स्टेबल बना दी जाती है। ठीक है, ये जो अकरेंस होते हैं इस फिनोमेनन को कि ये जो अकरेंस होता है ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट लेस देन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, जो भी आपकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे 2 यूनिट ऑक्सीडेशन स्टेट कम होने की अवस्था को अपन इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट इट इज आस्क्ड कि इनर्ट पेयर इफेक्ट इज सीन इन विच ब्लॉक, तो इट इज सीन इन पी ब्लॉक। एलिमेंट्स एक अब हम बात करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 13 के अंदर NH2 NP1 हो जाएगी, 14 के अंदर NH2 NP2 हो जाएगी, 15 के अंदर NH2 NH2 NP2 हो जाएगी। फिर उसके बाद 15 के अंदर NH2 NP3 हो जाएगी, 16 के अंदर NH2 NP4 हो जाएगी, 17 के अंदर NH2 NP5 हो जाएगी और ये जो हो जाएगा 18 के अंदर NH2 NP6 हो जाता है। 1s2 होता है हीलियम के लिए। फिर पहला मेंबर ऑफ द ग्रुप 13 का बोरॉन होता है, 14 का कार्बन होता है, 15 का नाइट्रोजन होता है, 16 का ऑक्सीजन होता है, 17 का फ्लोरीन होता है और 18 का हीलियम होता है। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो होती है +3 होती है। इन दोनों को ऐड कर दो NH2 + NP1, ये ऑक्सीडेशन स्टेट 13 के लिए 3 होती है। 14 में NH2 + NP2 ऐड करोगे तो 4 हो जाएगी, 2 + 3 ऐड करके 5 हो जाएगी,
जाएगी, 15 में 16 के अंदर 2 + 4 ऐड करके 6 हो जाएगी, 17 के अंदर 2 + 5 ऐड करके 7 हो जाएगी और 18 के अंदर ऐसे ही +8 हो जाएगी। अदर ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें से 2 कम करते जाओ तो 2 कम होने पे ही हो जाएगी +2, 4 से कम होंगे तो ये अगर +2 हो जाएगी और -4 हो जाएगी। +5 से अपन ने 2 कम किए तो +3 और -3 आ जाएगी। +6 से अपन ने 2 कम किए तो +4 +2 2 कम किए और -2 हो सकती है। +7 से आपने कम किए तो +5 हो सकता है, उससे 2 कम किए तो +3 हो सकता है, उससे 2 कम किए तो +1 हो सकता है और फिर -1 भी हो सकता है। माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए आ जाती है क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ जब अटैच होते हैं तो ये माइनस की ये इस तरीके से। हाँ, फिर इसके बाद ये जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ अटैच होते हैं तो ये माइनस की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। 18 के अंदर ऐसे +6 हो जाएगी, +4 और +2 जैसी हो जाएगी। तो ये बेसिकली ये जो हम देख रहे हैं, ये बेसिकली अभी हम देख रहे हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल दी पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएगी। अब इसके बाद रिलेटिव स्टेबिलिटी जो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट की, जैसे हमने बात की कि पहले 3 ग्रुप्स के अंदर ऊपर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल रहते हैं और नीचे के एलिमेंट्स जो होते हैं वो अपने इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण लेसर ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर ज़्यादा स्टेबल होने लगते हैं। जो रिलेटिव स्टेबिलिटी होती है ऑफ दीज 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ग्रुप ऑक्सीडेशन या 2 यूनिट लेस जो होती हैं ये वेरी करती हैं, ग्रुप टू ग्रुप वेरी करती हैं और फिर उसके बाद अपन अप्रोप्रिएट प्लेस पे उसको डिस्कस करेंगे। नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पता करना कि जो नॉन मेटल्स होते हैं और मेटलॉइड्स ये एग्जिस्ट करते हैं सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट में ही एग्जिस्ट करते हैं और किसी ग्रुप के अंदर नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स नहीं एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स दे एग्जिस्ट ओनली द पी ब्लॉक एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो होता है एलिमेंट का ये इंक्रीज होता है, जैसे हम ऊपर से नीचे बढ़ते हैं वैसे नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, मेटालिक कैरेक्टर कम होता जाता है। हेवीएस्ट एलिमेंट जो होते हैं, हेवीएस्ट एलिमेंट मतलब सबसे नीचे वाले एलिमेंट हर पी ब्लॉक का इज द मोस्ट मेटालिक इन नेचर। हाँ, मैं गलत बता गया, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, ऊपर से नीचे जाने पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। इसका अर्थ ये होता है कि जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। दिस चेंज फ्रॉम नॉन मेटालिक टू मेटालिक कैरेक्टर ब्रिंग्स दी डाइवर्सिटी। बहुत डाइवर्सिटी होती है पी ब्लॉक के अंदर क्योंकि कभी मेटलॉइड्स होते हैं, मेटलॉइड से धीरे धीरे करके ट्रांजिशन होकर मेटल्स में कन्वर्ट होता है, ऊपर नॉन मेटल होते हैं वो मेटल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं ऊपर से नीचे, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्स होता है इसके अंदर। इन जनरल जो नॉन मेटल्स होते हैं उसका नॉन मेटल्स का आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंथैल्पी बहुत ज़्यादा रहती है और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है। ये हमने बात की, नॉन मेटल्स के अंदर मेटल हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहते हैं, नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल्स की मेटल्स से हमेशा ज़्यादा रहेगी। इन कंट्रास्ट मेटल्स जो मेटल जो होते हैं वो रेडिली कैटायन फॉर्म कर देते हैं, नॉन मेटल्स रेडिली एनायन फॉर्म करते हैं। ये तो कोई नई चीज़ नहीं है, मेटल्स हमेशा मेटल चूंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहते हैं अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन देने के कारण वो पॉजिटिव चार्ज के अंदर आते हैं और कैटायन फॉर्म करते हैं। और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, उनकी टेंडेंसी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अधिक रहती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, जब चूंकि वो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं इसलिए वो एनायन फॉर्म करते हैं। द कंपाउंड्स नॉन मेटल एनायन फॉर्म करते हैं। ये कंपाउंड जो कंपाउंड्स विच आर फॉर्म बाय हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल से जो कंपाउंड बनते हैं विद हाईली रिएक्टिव मेटल्स, मतलब मेटल यहाँ आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर मेटल्स आ जाते हैं और ये पी ब्लॉक के अंदर ऊपर वाले सारे के सारे नॉन मेटल्स रहते हैं। तो ये जो नॉन मेटल्स रिएक्ट करके बहुत हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स के साथ तो जनरली ये आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं क्योंकि इसके अंदर डिफरेंस होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का। अभी ग्रुप 17 की बात करें तो ग्रुप 17 इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ग्रुप 1 की बात करें तो इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो जब ग्रुप 1 17 के साथ रिएक्ट करता है तो जितने भी उसके कंपाउंड्स बनते हैं दे आर नथिंग बट हाईली आयनिक रहते हैं। बीच वाले जैसे जैसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनेंगे, पर एक्सट्रीम इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक्सट्रीम इलेक्ट्रोनेगेटिव जब रिएक्ट करेंगे तो आमतौर पर आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। फिर ऑन दी अदर हैंड कंपाउंड्स जिसके अंदर कंपाउंड्स जब नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं, दो नॉन मेटल के बीच में जब कंपाउंड बनते हैं तो दे आर आयनिक इन कैरेक्टर, दे आर कोवेलेंट इन कैरेक्टर। क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम रहता है, ठीक है ना। जैसे फ्लोरीन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करके OF2 बन गया तो OF2 जो हो गया, अब इन दोनों के बीच में बहुत इतना कम डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो इट इज बाउंड टू बिकम अ कोवेलेंट कंपाउंड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो अपने को गवर्न करता है कि किस तरीके का बॉन्ड बनना है। यदि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके अंदर तो आयनिक बॉन्ड बनना है, यदि कम डिफरेंस है तो इट वुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड।
अभी चेंज इन दी नॉन मेटालिक टू मेटालिक, हम देखते हैं ऊपर के जो एलिमेंट्स रहते हैं वो नॉन मेटल रहते हैं, जैसे जैसे नीचे बढ़ते हैं वैसे मेटल बढ़ते जाते हैं, मेटल बनना चालू हो जाते हैं। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो चेंज होता है मेटालिक से नॉन मेटल से मेटालिक कैरेक्टर का चेंज हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बखूबी तरीके से उनके ऑक्साइड्स दिखाते हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, अब एक कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर या न्यूट्रल हो सकते हैं, जबकि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर या न्यूट्रल होते हैं, या तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं दे आर ईदर एसिडिक होते हैं, हाँ, ईदर दे आर एसिडिक रहेंगे या फिर रहेंगे न्यूट्रल, जबकि मेटल के ऑक्साइड जो रहेंगे वो बेसिक रहते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। ये इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना है कि ये चीज़ होती है। पहला मेंबर जो होता है पी ब्लॉक का, द फर्स्ट मेंबर ऑलवेज डिफर्स फ्रॉम रिमेनिंग मेंबर्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप्स आएगा इन टू मेजर एस्पेक्ट्स, मतलब जो ऊपर के जो मेंबर्स रहते हैं वो सारे के सारे, हाँ, मेंबर्स से थोड़े से डिफरेंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी साइज़ बहुत छोटी रहती है, पहली चीज़ साइज़ बहुत छोटी रहती है, हाँ, क्यों, और जो सारे एलिमेंट्स होते हैं उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो होती है उसकी साइज़ के आधार पे होती है। तो पहली चीज़ तो साइज़ बहुत छोटी रहती है ऊपर वाले उसमें। तो लाइटेस्ट पी ब्लॉक एलिमेंट्स शो सेम काइंड ऑफ डिफरेंसेस एज लाइटेस्ट एस ब्लॉक। आपने देखा होगा कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में हमने पढ़ा तो लिथियम शोज डिफरेंस फ्रॉम द रेस्ट। ये लिथियम क्यों डिफरेंस शो करता है? दो कारणों से शो करता है। पहली चीज़ उसका साइज छोटा है, दूसरा उसकी पोलराइजिंग की एबिलिटी बहुत अधिक रहती है। पोलराइजिंग एबिलिटी क्या होती है? इट इज चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो। चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो लिथियम का बहुत ज़्यादा रहता है, फिर उसके बाद मतलब उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा रहती है। चूंकि पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा रहती है इसलिए वो डिफरेंट रहता है अपने पूरे के पूरे ग्रुप से। ऐसे ही बेरिलियम भी डिफरेंट रहता है। ग्रुप 2 के अंदर बेरिलियम शोज डिफरेंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ग्रुप्स बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड डिफरिंग पोलराइजिंग एबिलिटी। तो उसके कारण ऐसे ही पी ब्लॉक के भी पहले एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंस शो करते हैं देन द रिमेनिंग ऑफ द अदर मेंबर्स। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये रहता है जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर होता है, वो होता है डी ऑर्बिटल्स के भरने के कारण। अब हमारे को ये पता है कि डी ऑर्बिटल्स भरना चालू होते हैं थर्ड शेल से, थर्ड पीरियड से डी ऑर्बिटल्स भरना चालू हो जाते हैं। फर्स्ट पीरियड में तो डी ऑर्बिटल होता नहीं। पहला जो पीरियड रहेगा उसके अंदर सिर्फ एस भरा जाएगा, दूसरे पीरियड के अंदर पी भरना चालू हो जाएगा, तीसरे पीरियड से डी भरना चालू हो जाएगा। तो तीसरे पीरियड ऑनवर्ड्स चूंकि डी ऑर्बिटल्स भी आना चालू हो जाते हैं वैलेंस शेल के अंदर ऑफ हेवियर एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स, तो इसके कारण क्या होता है कि ये जो थर्ड पीरियड से डी एलिमेंट्स भरना, डी ब्लॉक भी भरना चालू हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स डी ब्लॉक के अंदर भी आना चालू हो जाते हैं। क्योंकि उसके अंदर डी ब्लॉक के अंदर आना चालू हो जाते हैं तो डी ब्लॉक के अंदर कभी जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो बेसिकली डिफरेंस शो कर देते हैं पहले दो एलिमेंट से, क्योंकि पहले दो एलिमेंट्स के अंदर डी ब्लॉक है ही नहीं। पहले इनिशियल दो एलिमेंट के अंदर पहले और दूसरे पीरियड के अंदर डी ब्लॉक भरना ही नहीं है। तो चूंकि डी ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते इसलिए इतनी परेशानी, इतने सारे डिफरेंसेस पहले इनिशियल दो एलिमेंट्स के अंदर नहीं होते। पर थर्ड ब्लॉक के बाद तो थर्ड पीरियड के बाद तो डी ब्लॉक भरना चालू हो जाता है। जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स होते हैं बोरॉन से स्टार्ट होते हैं। जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक स्टार्ट करते हैं बोरॉन से, उनके अंदर मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 की रहती है, फिर उसके बाद 2s और 2p ऑर्बिटल्स के कारण। लेकिन थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थर्ड पीरियड के अंदर 3s2 3pn हो जाती है। उसके अंदर 3d के भी ऑर्बिटल्स वेकेंट हो जाते हैं बिटवीन 3p, जो 3p रहता है और 4s के बीच में ये भी ऑर्बिटल्स भरना चालू हो जाते हैं, जिसकी एनर्जी लेवल बहुत डिफरेंस रहता है। यूजिंग 3D, अब ये क्या करते हैं, ये डी ऑर्बिटल को यूज़ करना चालू हो जाते हैं और अपनी कोवेलेंसी को एक्सपैंड कर लेते हैं। तो जहाँ पे डी ऑर्बिटल्स आने चालू हो जाते हैं वहाँ पे उनकी वैलेंसी को एक्सपेंशन शुरू हो जाता है। वैलेंसी का एक्सपेंशन शुरू हो जाता है तो क्या होता है कि अब इसके बाद 4 के ऊपर भी वैलेंसीज बढ़ना चालू हो जाती हैं। बोरॉन जो होता है वो हमेशा, यदि अपन बोरॉन की बात करें तो बोरॉन हमेशा 4 कोवेलेंसी देता है, लेकिन बोरॉन फॉर्म्स ओनली BF4 माइनस। एल्यूमिनियम जो रहता है वो AlF6 दे देता है, मतलब 6 की कोवेलेंसी दे देता है। तो ये जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, एल्यूमिनियम के अंदर डी ऑर्बिटल भरना चालू होता है, बोरॉन के अंदर डी ऑर्बिटल नहीं रहता। तो डी ऑर्बिटल के नहीं होने के कारण बोरॉन के अंदर हमेशा कोवेलेंसी 4 की रहती है, जबकि एल्यूमिनियम के अंदर चूंकि डी ऑर्बिटल आ गया इसके कारण इसकी कोवेलेंसी बढ़ जाती है। प्रेजेंस ऑफ ये जो डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस है वो इनकी केमिस्ट्री को बहुत, जितने भी हेवियर एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर डी ब्लॉक भी रहती है तो उसकी केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो कंबाइंड इफेक्ट होता है साइज़ का, पहली चीज़ साइज़ का कंबाइंड इफेक्ट होता है, दूसरी चीज़ डी ब्लॉक का आना। ये दो चीज़ें कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस करती हैं ये एबिलिटी ऑफ दीज एलिमेंट्स टू फॉर्म पाई बॉन्ड। अभी पहला मेंबर जो होता है वो डिफर करता है हेवियर मेंबर इन इट्स एबिलिटी टू फॉर्म पाई मल्टीपल बॉन्ड ऑन टू इटसेल्फ।
अभी जो पहले मेंबर होते हैं वो पाई पाई बॉन्ड खुद के में बना लेते हैं। जैसे कार्बन की बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रहती है पाई पाई बॉन्ड बनाने की, तो कार्बन पाई पाई डबल बॉन्ड बनाता है, पाई 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 हाँ पी पाई बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। तो इस तरीके से कार्बन की टेंडेंसी रहती है। तो जितने भी इनिशियल है तो उसमें पी पाई बन जाएगा। तो देखा कार्बन के अंदर, अपने कार्बन के अंदर देखा तो कार्बन जो करता है वो कार्बन सी डबल बॉन्ड सी बना देता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी बना देता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड बना देता है। तो ये जो होते हैं ये इनके अंदर पी पाई बनाने की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक रहती है। या फिर जो सेकेंड रो एलिमेंट्स रहते हैं उनके अंदर होगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, कार्बन अब नाइट्रोजन के साथ बना सकता है। अभी कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन 14 का है, कार्बन इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप 14। अभी कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन व्हाट विल इट बी डूइंग, कार्बन करेगा, हाँ कार्बन अपने यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ ले लेगा तो ऑक्सीजन के साथ बना देगा। फिर उसके बाद यदि अपन देखें तो कार्बन यहाँ पे क्या कर रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ बनाता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ बनाता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ बना देता है। तो मतलब अपने अपने खुद के साथ ये बना सकते हैं, या तो ये खुद के साथ बना सकते हैं या कार्बन अपने बाजू वाले के साथ बना सकता है, ये अपने बाजू वालों के साथ बना सकते हैं। कार्बन नाइट्रोजन के साथ बना सकता है डबल बॉन्ड्स, या फिर कार्बन ऑक्सीजन के साथ बना सकता है। तो ये चीज़ें जो है, ये जो टेंडेंसी होती है, ये टेंडेंसी भी अपने को देखने में मिलती है। फिर ये जो पाई बॉन्डिंग होती है, ये पाई बॉन्डिंग के कारण होती है। अब ये चीज़ें अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी कि पाई बॉन्ड क्या होता है और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। तो ये जो पाई बॉन्डिंग होती है, इट इज़ नॉट पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग फॉर हेवियर पी ब्लॉक। नीचे जाते जाओगे तो इतना हेवी नहीं रहेगा, जबकि ऊपर जो होता है पाई बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है ना। नीचे के एलिमेंट्स के अंदर पाई बॉन्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। हेवी जो जितने भी ज़्यादा हेवी एलिमेंट्स रहेंगे वो पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे, दे डू नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। लेकिन ये जो होता है ये डी ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो उसमें डी पाई और पी पाई या डी पाई और डी पाई बॉन्डिंग बन जाती है। ये बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी पी पाई बॉन्डिंग होती है, पर फिर हल्की थोड़ी बहुत तो बनती ही है। डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं उसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है पी ऑर्बिटल्स के, इसलिए कंट्रीब्यूट करते हैं लेस, चूंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा रहती है तो दे कंट्रीब्यूट लेस टू द ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। जितनी कम एनर्जी रहेगी उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल रहेगा, जितनी ज़्यादा एनर्जी रहेगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी का ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा उतना ही मॉलिक्यूल कम स्टेबल रहेगा। तो चूंकि नीचे के एलिमेंट्स के अंदर डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा रहती है, चूंकि उनकी एनर्जी ज़्यादा रहती है, इसके कारण उनकी स्टेबिलिटी पाई बॉन्ड के लिए उनकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू दी स्टेबिलिटी मच देन पी का जो पाई है उसकी एनर्जी कम रहती है, पी ऑर्बिटल की एनर्जी कम रहती है। तो जब पाई पी ऑर्बिटल्स के अंदर बनेगा, पाई बॉन्ड जब पी ऑर्बिटल्स के कारण बनेगा तो उसकी स्टेबिलिटी कुछ ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो ये सेकेंड रो के एलिमेंट्स में जिसमें पी पाई होती है ज़्यादा होती है, इसलिए। लेकिन जो हेवियर एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर एक अलग टाइप की बॉन्डिंग बनती है जिसको कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो स्पीसीज का होता है हेवियर एलिमेंट्स में वो ज़्यादा रहता है देन द फर्स्ट एलिमेंट विद द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। अब नीचे जाते जाओगे तो आपके पास डी ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। जब डी ऑर्बिटल्स आ जाएंगे तो जो 12th में जब हम एक चैप्टर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम ये पढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जिनके अंदर डी ऑर्बिटल्स रहते हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। तो जब डी ऑर्बिटल्स बढ़ते हैं तो उसके कारण कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनना चालू हो जाता है और उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक नंबर होता है जिसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है हेवी एलिमेंट्स का ये हायर रहता है देन द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ विद द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जांपल यदि हम नाइट्रोजन की हम बात करें तो नाइट्रोजन के अंदर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, नाइट्रोजन और P फॉर्म ऑक्सो एनाइंस, मतलब NO3 जिसके अंदर NO3 जिसके अंदर 3 कोऑर्डिनेशन होते हैं पाई बॉन्ड के कारण, जो एक नाइट्रोजन के पी ऑर्बिटल के कारण होता है। PO4 के अंदर 4 कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व करता है, SP और D ऑर्बिटल्स कंट्रीब्यूटिंग टू द पाई बॉन्ड। इसको ज़्यादा डिटेल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के साथ और केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। इस पूरे के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ग्रुप 13 और ग्रुप 14 एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। तो हम पहले आते हैं ग्रुप 13। अभी ग्रुप 13 को यदि हम देखें तो ये 13 ग्रुप है, ये हमारा ग्रुप जो है ये 13 ग्रुप है। जिस 13 ग्रुप के अंदर हम बात करें तो कौन कौन से मेंबर इस 13 के, पहला मेंबर बोरॉन होता है, क्योंकि बोरॉन से ये फैमिली स्टार्ट होती है बोरॉन से, तो इट इज कॉल्ड द बोरॉन फैमिली। फिर बोरॉन होता है, एल्यूमिनियम होता है, फिर एल्यूमिनियम के बाद गैलियम, इंडियम, थेलियम होता है, फिर निहोनियम होता है। ये पूरे के पूरे मेंबर्स होते हैं बोरॉन्स फैमिली के। तो ये जो मेंबर्स होते हैं बोरॉन फैमिली के
ये बहुत वाइड वेरिएशन शो करते हैं। बोरॉन टिपिकल नॉन मेटल होता है, एल्यूमिनियम टिपिकल मेटल होता है, बट लेकिन उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारी बोरॉन जैसी होती है और गैलियम जैसी होती है, जबकि गैलियम बोरॉन जैसी होती है। मतलब एल्यूमिनियम टिपिकली मेटल तो होता है, एल्यूमिनियम से मेटल, लेकिन उसके अंदर बोरॉन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर गैलियम, इंडियम, थेलियम और निहोवियम सारे के सारे एक्सक्लूसिवली मेटालिक रहते हैं। तो यदि अपन इसमें बात करें तो ऊपर वाला बेरियम जो रहता है, ये जो बोरॉन रहता है, इट इज अ नॉन मेटल, एल्यूमिनियम मेटल रहता है, बाकी सब हार्डकोर मेटल रहते हैं। तो अपन ये भी देखें तो बोरॉन आपका येलो के अंदर है, येलो है मतलब नॉन मेटल है। फिर उसके बाद सारे के सारे मेटल्स हैं, ये पूरे के पूरे नीचे के मेटल्स हैं, पर्पल कलर के अंदर है। बोरॉन बहुत रेयर एलिमेंट होता है, मेनली अकर इन ऑर्थोबोरिक एसिड, या ऑर्थोबोरिक एसिड मतलब इसको अपन बोरिक एसिड भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला H3BO3 है, उसके फॉर्म के अंदर मिलता है। तो बोरॉन बहुत ही रेयर एलिमेंट होता है, मेनली H3BO3 के फॉर्म के अंदर होता है। दूसरा मिलता है बोराक्स के फॉर्म में, बोराक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O, ये डेकाहाइड्रेट होता है, इसलिए याद रखना ये बोराक्स के फॉर्म में मिलता है। या फिर कर्नाइट के फॉर्म में मिलता है, कर्नाइट Na2B4O7.4H2O। कर्नाइट और बोराक्स के अंदर अंतर इतना ही है कि उसके अंदर डेकाहाइड्रेट है, बोराक्स इज अ डेकाहाइड्रेट, जबकि कर्नाइट इज अ क्वाड्राहाइड्रेट। 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं। फिर इंडिया के अंदर बोरैक्स जो होता है इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे मिलता है? इंडिया के अंदर बोरैक्स मिलता है पूगा वैली लद्दाख के अंदर और सांबर लेक राजस्थान, 2 जगह मिलता है। बोरॉन की अबंडेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, इतनी है बाय मास 0.0001% होती बाय मास। उसके 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है B10 होता है जिस 19% उस जिसकी परसेंटेज अबंडेंस के आधार पर 19% होती है, और दूसरा होता है B11 जिसकी परसेंटेज रहती है 81%। सो बेसिकली B11 जो बोरॉन 11 है वो ज़्यादा अबंडेंस है परसेंटेज के अंदर। आप आते हैं बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम पे आते हैं। तो एल्यूमिनियम होता है इट इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल, इट इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट एंड द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट। यदि हम अर्थ की क्रस्ट के ऊपर बात करें, मतलब अर्थ की क्रस्ट मतलब ये अर्थ की जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ये जो एरिया रहता है, इसको ऊपर का जो सरफेस, जो अर्थ का सरफेस होता है उसको अपन अर्थ क्रस्ट कहते हैं। अब अर्थ क्रस्ट के ऊपर बात करें तो कौन से एलिमेंट्स, जो एलिमेंट है उसमें कितनी परसेंटेज में कौन सा एलिमेंट अवेलेबल होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा परसेंटेज में ऑक्सीजन रहता है। ऑक्सीजन रहता है 45.5% है अर्थ क्रस्ट के अंदर, ऑक्सीजन 45.5 रहता है। उसके बाद ऑक्सीजन के बाद कौन सा आता है? सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन 27.7% होता है। उसके बाद एल्यूमिनियम आता है। अभी ऑक्सीजन जो है, हम ऑक्सीजन जानते हैं कि इट इज़ अ नॉन मेटल, सिलिकॉन जानते हैं इट इज़ नॉट अ मेटल, इट इज़ अ नॉन मेटल। तो अब क्या बचता है? एल्यूमिनियम। यदि हम बात करते हैं कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा अबंडेंस में है, तो ऑब्वियसली चूंकि इनिशियल 2 तो नॉन मेटल्स होते हैं, तो आगे मेटल जो, यदि मेटल की हम बात करें तो विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट, तो इट बिकम्स द एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के अंदर क्या होता है? एल्यूमिनियम मिलता है बॉक्साइट के फॉर्म में, बॉक्साइट Al2O3.2H2O होता है। बॉक्साइट इज नथिंग बट द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दूसरा कराइलाइट के फॉर्म में होता है, कराइलाइट इज Na3AlF6। ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जिनके नाम हमारे को पता होना बहुत जरूरी है। इंडिया के अंदर, इन इंडिया इट इज फाउंड एज माइका, माइका के रूप में मिलता है। जो एल्यूमिनियम होता है वो माइका के रूप में मिलता है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, जम्मू के अंदर मिलता है। गैलियम, अब इसके बाद गैलियम पे आते हैं, नीचे के 3 गैलियम, इंडियम और थेलियम बहुत लेस अबंडेंट रहते हैं। निहोनियम जो होता है उसका सिंबल तो NH रहता है, उसका एटॉमिक नंबर 113 रहता है। निहोनियम का एटॉमिक नंबर 113 रहता है, एटॉमिक मास 286 रहता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 7s2 7p2। अब इसके बाद क्या होता है कि ये सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड रहता है, सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड स्मॉल कंपाउंड रहता है। उसकी हाफ लाइफ जो उसके सबसे स्टेबल आइसोटोप की रहती है वो 20 सेकेंड्स की रहती है, इससे ज़्यादा हाफ लाइफ रहती है। चूँकि इसकी हाफ लाइफ से 20 सेकेंड रहती है, इसलिए इसकी केमिस्ट्री को पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। निहोनियम सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम आते हैं ग्रुप 13 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन, एंथैल्पीज और बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आते हैं। मतलब अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा करते हैं। तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इस एलिमेंट की वो NS2NP1 होती है, क्योंकि ये पहला ग्रुप होता है तो इसके अंदर NS2NP1 हो जाएगी। यदि अपन और बहुत अच्छे से देखें तो इनके जो बोरॉन और एल्यूमिनियम के अंदर नोबल गैस कोर होता है, गैलियम इंडियम के अंदर नोबल गैस प्लस D इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। गैलियम 3rd ब्लॉक से आना चालू हो जाता है। यदि अपन इसको देखें, बोरॉन जो होता है वो 2nd पीरियड के अंदर आता है, एल्यूमिनियम जो होता है 3rd पीरियड के अंदर आता है। इसके बाद जो होता है ये, इसके बाद से D ब्लॉक भरना चालू हो जाते हैं। चूँकि D ब्लॉक भरना चालू हो जाते हैं, D ब्लॉक के भरने के कारण क्या होता है, क्योंकि उनके अंदर 10 के 10 D ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, D ब्लॉक के भरने के कारण
गैलियम इंडियम के अंदर नोबल गैस के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स भरते हैं, थैलियम के अंदर तो एफ ब्लॉक भी भरना चालू हो जाता है, तो उसके अंदर 14 एफ इलेक्ट्रॉन्स भी भरे जाते हैं, प्लस उसके अंदर उसके खुद के 10 डी इलेक्ट्रॉन्स भी भरे 10 डी की कोर भरी जाती है, ठीक है ना। तो इसके कारण इन चूँकि अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स, चूँकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर, इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ इसके कारण चेंज होती जाती हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स इन एलिमेंट का थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। पहले 2 ग्रुप के अंदर तो बहुत आसान होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ती जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर डी के अंदर भी जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एफ ऑर्बिटल्स के अंदर भी जाता है। अब एटॉमिक रेडियाई पे आते हैं। यदि हम ऊपर से लेके नीचे चलते हैं तो क्या होता है, हमने अभी तक ये देखा, जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं धीरे धीरे करके साइज बढ़ती जाती है, साइज बढ़ेगी तो एटॉमिक रेडियाई धीरे धीरे करके क्या होगा, धीरे धीरे करके जैसे अपन बढ़ते हैं वैसे वैसे एक एक्स्ट्रा शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स ये बढ़ता जाता है तो एटॉमिक रेडियस एक्सपेक्ट करते हैं हम कि बढ़ता जाएगा, स्वाभाविक है। यदि एक एक शेल बढ़ती जाएगी तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक रेडियस जो है वो जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ता जाता है। लेकिन इससे हल्का सा एक डिविएशन मिलता है। एटॉमिक रेडियस गैलियम का हल्का सा छोटा रहता है एल्यूमिनियम से। इसका कारण ये रहता है कि गैलियम के अंदर डी इलेक्ट्रॉन्स भी भरना चालू हो जाते हैं। चूँकि डी इलेक्ट्रॉन्स भरना चालू हो जाते हैं, इनर कोर के अंदर एडिशनल 10 डी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जिसके कारण अब ये डी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं। स्क्रीनिंग मतलब कि आपको अंदर के न्यूक्लियस का, ये जो न्यूक्लियस है, ये अंदर का जो न्यूक्लियस है और ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं, ये अंदर का न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। यदि इसके अंदर, यदि इस शेल के अंदर डी इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे तो डी क्या करता है, ये सबसे बाहर के पी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इसके इफेक्ट को कम कर देता है, उसके इफेक्ट को कम कर देता है। और इस इफेक्ट को अपन शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। और शील्डिंग इफेक्ट डी इलेक्ट्रॉन्स का बहुत कम होता है, डी ऑर्बिटल्स का बहुत कम होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो एस का रहता है। तो उसके कारण पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है। और फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, इसके कारण एटॉमिक रेडियस गैलियम का कम रहता है एल्यूमिनियम से। अब इसके बाद आती है, क्योंकि वो शील्ड नहीं करता है, वो शील्ड नहीं कर पाता, इसलिए वो खींच लेता है अपनी तरफ। शील्डिंग इफेक्ट नहीं होता तो क्या होता है, ये रोकना है इसको, ये एक्चुअली इसको क्या करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए इलेक्ट्रॉन को, पर वो इलेक्ट्रॉन खींच, ये शील्ड नहीं कर पाता, जिसके कारण ये ज़्यादा फोर्स से और ज़्यादा फोर्स से न्यूक्लियस खींच अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसलिए उसकी साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ पाता। हम आयनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर बात करते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज़ जो होती हैं वो जनरल ट्रेंड में हम ऐसा अपन एक्सपेक्टेड, हम जनरल ट्रेंड यदि हम एक्सपेक्ट करें तो ऊपर से नीचे धीरे धीरे करके क्या होना चाहिए, हाँ, डिक्रीज़ होनी चाहिए आयनाइजेशन एंथैल्पी। पर वो ऐसी आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरल ट्रेंड जैसा डिक्रीज़ नहीं होती है। बेरियम, बोरॉन से लेकर एल्यूमिनियम तो डिक्रीज़ हो जाती है, ये डिक्रीज़ होती है क्योंकि इसकी साइज़ बढ़ जाती है। फिर उसके बाद डिसकंटिन्यूटी होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी बिटवीन एल्यूमिनियम एंड गैलियम। फिर एल्यूमिनियम और गैलियम के अंदर कोई तारतम्य नहीं होता। फिर उसके बाद थैलियम और इंडियम के भी अंदर भी नहीं होता। तो ये जो डिसकंटिन्यूटीज होती हैं ये डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है। तो जहाँ पर भी तुम्हारे को कुछ भी नहीं समझ में आता है ये क्यों ऐसा हो रहा है, तो उसका कारण नीचे के हेवियर एलिमेंट्स के अंदर हमेशा डी और एफ ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो थोड़ा सा चेंज करते जाएंगे उसकी इनको। फिर इसके बाद द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज, जैसा हम यदि एक्सपेक्ट करते हैं तो ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज रहेगा डेल्टा H1 की, डेल्टा H1 हमेशा ज़्यादा रहेगा, डेल्टा H2, डेल्टा H1 से हमेशा डेल्टा H2 ज़्यादा रहेगी और उसके बाद H3 ज़्यादा रहेगी। ऑब्वियसली एक एक इलेक्ट्रॉन को निकालना और मुश्किल होता जाएगा। जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो और अट्रैक्ट करेगा, फिर दूसरा निकालना और मुश्किल हो जाएगा। तो हमेशा H1 H3 वुड बी मोर देन H2 वुड बी मोर देन H1। और सम यदि अपन ने तीनों को जोड़ लिया, H1 H2 H3 को जोड़ लिया, तो सम ऑफ द 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर ईच ऑफ द एलिमेंट बहुत ज़्यादा रहती है। और इसको अपन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं। अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जैसे जैसे अपन ऊपर से लेके नीचे जाते जाते हैं, जैसे हम ऊपर से लेके नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले कम होती है। ऊपर के एलिमेंट्स, ऊपर का हमारे को ये पता है कि ये जो ऊपर के एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। ऊपर के एलिमेंट नॉन मेटल है, नीचे मेटल्स बनते जाते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल्स की ज़्यादा होती है, मेटल्स की कम होती जाती है। तो जैसे जैसे मेटल में आते जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती है। सो अब हम देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो पहले डिक्रीज़ होती है, फिर उसके बाद इंक्रीज़ होने लगती है, हल्की सी मार्जिनली इंक्रीज़ होती है क्योंकि उनकी एटॉमिक साइज़ के कारण गड़बड़ी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हम बात करें तो बोरॉन जो होता है वो नॉन मेटालिक इन नेचर रहता है। यदि ये इसको हम देखें तो बोरॉन इज दी ओनली जो पीले में दिख रहा है इसलिए नॉन मेटालिक है। बाकी एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम जो होते हैं वो मेटल होते हैं। तो ये जो है
बोरॉन नॉन मेटालिक रहता है और नॉन मेटल होने के बाद भी बहुत ज़्यादा हार्ड है, मतलब इतना हार्ड रहता है कि इसको काटना बहुत मुश्किल हो जाती है। काले रंग का होता है बोरॉन, काले रंग का होता है, एक्सट्रीमली हार्ड होता है, ये बहुत सारे एलोट्रोपिक फॉर्म्स के अंदर होता है। उसके अंदर बहुत क्रिस्टलाइन लैटिस रहता है, बोरॉन का क्रिस्टलाइन लैटिस रहता है। बोरॉन का अनयूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है, बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा रहता है। दूसरे मेंबर्स जो होते हैं या जो दूसरे मेंबर्स होते हैं वो सॉफ्ट मेटल होते हैं। धीरे धीरे करके नीचे जाओ तो धीरे धीरे करके जो नीचे वाले एलिमेंट्स रहते हैं वो सॉफ्ट मेटल होते हैं, जिनके अंदर लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो हमेशा ज़्यादा रहेगी, अपने को पता है कि भाई इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमेशा ज़्यादा रहेगी क्योंकि मेटल्स हैं। इट इज़ वर्थवाइल टू नोट दैट गैलियम जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गैलियम जो होता है उसका अनयूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब 303 केल्विन। अब 303 केल्विन तो बहुत कम होता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड रहेगा। नॉर्मल रूम टेम्परेचर ही आपका यदि 25 डिग्री सेंटीग्रेड आप मान लो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड 273 पे ऐड कर लोगे तो ये 298 हो जाएगा। तो हल्का सा भी गर्म हुआ समर का जब सीजन है, जब वो 303 केल्विन को एक्सीड कर जाएगा तो तुरंत क्या होता है, ये लिक्विड स्टेट के अंदर जाता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम रहता है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा रहता है, 2676 केल्विन होता है। इसके कारण गैलियम इज़ अ वेरी यूजफुल मटेरियल फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर्स। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए गैलियम बहुत अच्छा मटेरियल होता है। इसकी डेंसिटी जो होती है, जितने भी एलिमेंट्स है उसकी डेंसिटी इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप फ्रॉम बोरॉन टू थैलियम। बोरॉन से लेकर थैलियम तक धीरे धीरे करके, जब डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम धीरे धीरे करके क्या होता है, जैसे एटॉमिक मास एटॉमिक चार्ज बढ़ता जाता है वो उसकी साइज, हाँ अब साइज तो बढ़ती है लेकिन चार्ज बढ़ता जाता है तो अट्रैक्शन भी बढ़ती है। तो वॉल्यूम जो होता है, मास अपॉन वॉल्यूम इस डेंसिटी, तो मास बहुत ज़्यादा बढ़ता है, वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। तो वॉल्यूम रिलेटिवली उतना नहीं बढ़ता जितना मास बढ़ जाता है, जिसके कारण डेंसिटी ऊपर से लेके नीचे हमेशा कम होती जाती है। नहीं, डेंसिटी इंक्रीज होता है, सॉरी डेंसिटी इंक्रीज होती है, मास बढ़ जाता है, वॉल्यूम उतना नहीं बढ़ता, तो डेंसिटी इंक्रीज होती जाती है। ना पी ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करते हैं। पी ब्लॉक में भी हम ग्रुप 13 पढ़ रहे हैं। तो अब यदि बोरॉन की हम बात करें तो बोरॉन की साइज़ सबसे छोटी होती है क्योंकि वो पहला एलिमेंट होता है। तो इसमें यदि ये पहला एलिमेंट होगा, साइज़ सबसे छोटी होगी, तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा। ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस जो एक्सर्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स, ये बाहर के इलेक्ट्रॉन्स शेल्स के ऊपर जो अट्रैक्शन का फोर्स एक्सर्ट करता है सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। चूँकि वो सबसे ज़्यादा रहेगा तो इसके अंदर से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत मुश्किल रहेगा। अच्छा, अब बोरॉन के अंदर, हाँ बोरॉन के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर। तीनों इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल रहेगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, छोटा न्यूक्लियस रहता है। अभी इसके कारण आयनाइजेशन एंथैल्पी जो तीनों होती हैं वो बहुत ज़्यादा रहती है। पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा रहती है, फिर उसके बाद दूसरी और ज़्यादा होगी, तीसरी बहुत ही ज़्यादा होगी। इसके कारण तीनों का जो यदि सम बात करें, हाँ, तो ये सम जो होता है बहुत 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 ज़्यादा होता है, इसलिए उसको आयनाइज कर पाना इतना आसान नहीं होता। तो अब चूँकि आयनाइज कर पाना इतना आसान नहीं होगा तो अब इनको यदि बनाना होगा केमिकल बॉन्डिंग, तो ये आयनिक बॉन्ड्स बनाना उतना आसान नहीं होगा जितना आसान ये कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो होता है ये प्रिवेंट करता है +3 आयंस को बनने से, और फिर इसके बाद ये फोर्स करता है कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड्स को बनाने के लिए। लेकिन जैसे हम बोरॉन से नीचे चलते हैं एल्यूमिनियम की तरफ, तो अब तीनों की आयनाइजेशन, जो पहली 3 आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ होती हैं वो एल्यूमिनियम की बहुत कम हो जाती हैं। क्यों कम हो जाएगी एल्यूमिनियम की? क्योंकि एल्यूमिनियम का साइज़ बढ़ जाएगा। एल्यूमिनियम का जब साइज़ बढ़ जाएगा तो उसके अराउंड जो उसके जो शेल्स हैं वो बढ़ जाएंगे। अब एल्यूमिनियम 3rd ऑर्बिट का होता तो हमारे को पता है कि यहाँ पे 3rd ऑर्बिट के अंदर डी ऑर्बिटल्स भी बढ़ना चालू हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर डी ऑर्बिटल्स बढ़ना चालू हो जाते हैं तो इसका ये भी कम हो जाता है, जिसके कारण ये आयनिक फॉर्म में आ सकता है और Al3+ आयंस बना देता है। तीनों इलेक्ट्रॉन्स निकलना आसान हो जाते हैं। बोरॉन के तीनों इलेक्ट्रॉन्स निकलना आसान नहीं होता, जबकि एल्यूमिनियम के तीनों इलेक्ट्रॉन्स निकलना बहुत आसान होता है। तो एल्यूमिनियम 3+ आयंस भी दे देता है। इनफैक्ट एल्यूमिनियम जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल रहता है। जैसे जैसे हम नीचे गिरते चले जाते हैं वैसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है डी और एफ ऑर्बिटल्स का। डी और एफ ऑर्बिटल्स क्या करते हैं कि इसके इम्पैक्ट को इसके ऊपर ये शील्ड करके, मतलब उसकी शील्डिंग को कम कर देते हैं। मतलब शील्डिंग को मतलब क्या होता है कि भाई इसका काम रहता है, ये न्यूक्लियस जो रहता है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स रहते हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं उसमें डी ऑर्बिटल्स जो रहते हैं और एफ ऑर्बिटल्स जो बीच में आ जाते हैं वो इसके अट्रैक्शन को कम करना चाहिए, पर उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम रहता है तो इसके अट्रैक्शन को वो कम नहीं कर पाते हैं। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है।
पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण इंक्रीज हो जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इंक्रीज हो जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसके कारण जो होता है कि बाहर के NS इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा, जो वो NS इलेक्ट्रॉन्स इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए होते रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब जो दो ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट बेसिकली NS2 इलेक्ट्रॉन्स के कारण होते हैं। हम अभी पढ़ रहे हैं कि पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे आपका नोबल गैस आ जाती है, यहाँ पे नोबल गैस के बाद, ये नोबल गैस के बाद बाहर आपका NS2 आ जाता है और NP126 हो जाता है। तो ये जो NS2 रहता है ये प्रोड्यूस करता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, दिस लीड्स टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट ये चूंकि ये अंदर का जो न्यूक्लियस रहता है वो न्यूक्लियस इस S इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर उसको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींच के रखता है, इसलिए इनका ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं इसके पार्टिसिपेशन को बॉन्डिंग के अंदर। इसके कारण p इलेक्ट्रॉन्स जो होता है सिर्फ p इलेक्ट्रॉन्स ही खाली रहते हैं जो कि और बॉन्डिंग में यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो गैलियम, इंडियम, थैलियम के अंदर दोनों के अंदर +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑब्जर्व होती हैं। रिलेटिव स्टेबिलिटी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होती जाती है हेवियर एलिमेंट्स में। जैसे जैसे आपके एलिमेंट्स की साइज संख्या बढ़ती जाती है, एलिमेंट्स की एटॉमिक मास बढ़ता जाता है, हैवी होते जाते हैं। एल्यूमिनियम सबसे कम हैवी है, फिर गैलियम ज़्यादा हैवी है, फिर उससे ज़्यादा इंडियम है, उससे ज़्यादा थैलियम। जैसे जैसे हेवीनेस बढ़ती जाती है वैसे क्या होता है, हेवीनेस बढ़ने के कारण यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, चूंकि प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ती जाती है तो इसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। तो S इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इनर्ट पेयर इफेक्ट उतने अच्छे से S इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बॉन्डिंग में अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी होती है, +1 ऑक्सीडेशन की स्टेट ऊपर से लेके नीचे धीरे धीरे करके इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसलिए थैलियम, यदि जो सबसे हैवी एलिमेंट है थैलियम, उसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रीडोमिनेंटली इसके अंदर रहता है, जबकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हाईली ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर रहता है। इसका यह किस्म है 1890। थैलियम के अंदर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रीडोमिनेंट स्टेट होता है, जबकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा हाईली ऑक्सीडाइजिंग रहता है। ऑक्सीडाइजिंग मतलब वो किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीडाइज मतलब उस सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर ले लेता है। अब ये कंपाउंड्स जो होते हैं जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, उनके एनर्जी यदि कंसिडरेशंस बताएं तो दे आर मोर आयनिक देन दोज ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा आयनिक रहते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा कोवेलेंट रहते हैं। यदि ट्राइवेलेंट स्टेट की हम बात करें, ट्राइवेलेंट स्टेट जिसके अंदर तीनों वैलेंसीज रहती है, फिर ट्राइवेलेंट स्टेट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल एटम के आसपास या मॉलिक्यूल के आसपास जो रहते हैं, ट्राइवेलेंट स्टेट के अंदर 3 वैलेंसी स्टेट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो सेंट्रल एटम या मॉलिक्यूल के आसपास होंगे, जैसे बोरॉन में BF3 के अंदर हो गया, ये किसी के अंदर, ये हमेशा 6 होंगे। इसके कारण क्या होता है कि चूंकि ये 6 रहते हैं, 8 नहीं रहते हैं, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्टेट रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा तो इनकी टेंडेंसी रहती है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। स्टेबिलिटी यदि उसको अचीव करना है तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए उसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेना पड़ेगा। यदि BF3 की हम बात करें तो बोरॉन की वैलेंसी कितनी होती है? 5 होती है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। 5 मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका एक तो 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद 3 आ जाएगा। 3 का मतलब क्या हो जाएगा, उसके अंदर जो सेकेंड ऑर्बिट है उसमें 2s2 आ जाएगा। ये जो 2 है वो 1s2 आ जाएगा, फिर 2s2 और 2p1 आ जाएगा। 2p1 आने के कारण क्या होता है कि इसके अंदर एक तो 3 वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर उसके बाद ये फ्लोरीन से 3 ले लेता है। तो जब कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है BF3 फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड, तो BF3 जब कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है तो बोरॉन के अंदर के वैलेंस शेल के अंदर 3 होते हैं, जो बोरॉन्स के 3 हो गए, फिर उसके बाद हर फ्लोरीन से उसको एक मिल जाता है। तो ये पूरा कुल मिला के 6 हो जाता है। BF3 के अंदर 6, अभी भी इट इज डेफिशिएंट फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी क्या होता है कि चूंकि इसकी टेंडेंसी रहती है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए, तो ये लुईस एसिड जैसा बिहेव करते हैं। लुईस एसिड्स हम हमेशा पढ़ते हैं कि लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, तो वो लुईस एसिड जैसा बिहेव करते हैं। टेंडेंसी टू बिहेव लुईस एसिड डिक्रीज होती जाती है विद इंक्रीज इन द साइज। जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा कि इसका कोवेलेंट नेचर होने की पॉसिबिलिटी कम होती जाएगी, वो लुईस एसिड्स होने की पॉसिबिलिटी कम होती जाएगी। BCl3 जो है वो इजीली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है अमोनिया से, जिससे BCl3NH3। अब बोरॉन के साथ क्लोरीनो, फ्लोरीनो सबके साथ, बोरॉन तो बहुत अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड बनाता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड बनाने के कारण क्या होता है, ये BCl3 ये जो BCl3 है
ये BCl3 अमोनिया। अब नाइट्रोजन में हमें अमोनिया में पता है कि नाइट्रोजन के अंदर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हमेशा इससे ये बोरॉन ले लेता है, ये बोरॉन इससे ले लेता है और ये BCl3 NH3 ये पूरा का पूरा कंपाउंड बना देता है जो कि टेट्राहाइड्रॉन रहता है। अब यदि हम एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है, इट इज़ मोर आयनिक। हमने ऊपर पढ़ा था कि एल्यूमिनियम की टेंडेंसी रहती है इलेक्ट्रॉन्स देने की, उसके तीनों के तीनों आयनाइजेशन स्टेट आ जाएगा। ये यदि अपन ने ध्यान दे तो एल्यूमिनियम के अंदर क्या होता है कि +3 मतलब तीनों इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहती है, वो दे सकता है आराम से, इसलिए वो Al3+ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अभी यदि अपन यहाँ देखें तो वही बता रहे हैं कि एल्यूमिनियम स्टेबिलिटी अचीव कर लेता है वो एक डाइमर बना के। एल्यूमिनियम क्या करता है, ये Al हो गया, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 क्लोरीन हो गए, उसके साथ वो क्या करता है, एक दूसरे मॉलिक्यूल के क्लोरीन को पकड़ता है, दूसरे मॉलिक्यूल के क्लोरीन को पकड़ता है, उसके साथ भी एक बॉन्ड बना लेता है, उसके साथ बॉन्ड बनाता है, इसको हम क्लोराइड बॉन्ड कहते हैं। ये जो बॉन्ड एल्यूमिनियम बना रहा है क्लोरीन के साथ अगले मॉलिक्यूल के साथ, इसको हम क्लोराइड बॉन्ड कहते हैं। और इस क्लोराइड बॉन्ड के कारण क्या होता है कि एल्यूमिनियम जो रहता है, ये एल्यूमिनियम डाइमर के रूप में होता है। एल्यूमिनियम हमेशा डाइमर के रूप में होता है। डाइमर मतलब दो मॉलिक्यूल्स एक साथ चिपके हुए रहते हैं। फिर ट्राइवेलेंट स्टेट के अंदर मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स कोवेलेंट रहते हैं, जितने भी मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स कोवेलेंट रहते हैं। तो वो पानी के अंदर, अब हमें ये पता है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स पानी के अंदर हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। दिस इज द जनरल ट्रेंड दैट इज सीन। तो कोवेलेंट, चूंकि वो कोवेलेंट रहते हैं, ट्राइवेलेंट स्टेट के अंदर वो सारे के सारे कोवेलेंट रहते हैं, तो पानी में हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। जैसा ट्राइक्लोराइड ऑन हाइड्रोलिसिस इन वाटर आएगा, ये टेट्राहाइड्रल, ये ट्राइक्लोराइड जो रहते हैं वो पानी के अंदर आपने डाल दिया, पानी के अंदर डालने के बाद टेट्राहाइड्रॉन स्ट्रक्चर बना देते हैं। जैसे ये NH3 के अंदर ये जो है हमारा ट्राइक्लोराइड है, ये ट्राइक्लोराइड को अपने पानी या अमोनिया में डाला तो ऊपर एक ये मॉलिक्यूल NH3 का जुड़ गया, उसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया और ये टेट्राहाइड्रॉन में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही पानी के अंदर भी डाल के हाइड्रोलाइज हो जाता है और एक टेट्राहाइड्रॉन स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें MOH4 स्पीसीज बन जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये MOH4 स्पीसीज टेट्राहाइड्रॉन शेप की रहती है। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है इसके अंदर, हाँ, यदि हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, मेटल का जो हाइब्रिडाइजेशन वो sp3 होता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड को यदि अपन, अब एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात है, एल्यूमिनियम क्लोराइड तो को जब अपन ने एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया, पानी के सॉल्यूशन में डाल, जिसमें हल्का सा एसिड डाला हुआ है, उसको एसिडिफाइज एक्वस सॉल्यूशन, एसिडिफाइड मतलब ऐसा सॉल्यूशन, एक्वस मतलब पानी का ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हल्का सा एसिड डाला हो, जिसको एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। वो एक ऑक्टाहेड्रॉल बना देता है। ऑक्टाहेड्रॉल मतलब AlH2O6 मतलब ऑक्टाहेड्रॉल बना देता है। इसके अंदर 6 पानी के मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं और 3+ आयन बना देता है। ये कॉम्प्लेक्स जो होता है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 3D इलेक्ट्रो ऑर्बिटल्स जो होते हैं एल्यूमिनियम के, वो इन्वॉल्व जाते हैं। हमें पता है कि 3rd पीरियड के अंदर आता है, इसलिए 3D ऑर्बिटल्स यहाँ पे भरना चालू हो जाते हैं, तो वो इन्वॉल्व होना चालू हो जाते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर sp3d2 का रहता है। इट इज ऑलवेज sp3d2। अगला है केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। बोरॉन की यदि हम बात करें तो बोरॉन अनरिएक्टिव रहता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में वो बोरॉन पूरी तरह अनरिएक्टिव रहता है। एल्यूमिनियम होता है, उसके ऊपर एक थिन ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जब उसको हम रिएक्ट करते, जब उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जब एयर के अंदर एक्सपोज करते हैं और वो ऑक्साइड की लेयर दूसरे आगे ऑक्सीजन या दूसरे उससे रिएक्ट करने से रोक देती है, मेटल को फिर फर्दर मेटल को रिएक्ट करने से रोक देती है। एमॉर्फस बोरॉन और एल्यूमिनियम मेटल जो उनको गर्म करने पे ये B2O3 और Al2O3 दे देते हैं, एयर में गर्म होते हैं और फिर गर्म होने के बाद बेरियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड दे देते हैं। यदि नाइट्रोजन की अपन बात करें तो नाइट्रोजन के साथ ये नाइट्राइड्स दे देते हैं। ये दोनों मेटल्स हो जाएंगे, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो E2O3 बना देते हैं। यदि ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो En बना देंगे। क्यों अपने को En बना देंगे, ये हाँ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फॉर्मूला है जिसको याद रखें अपन, E2O3 बनता है जो कि सॉलिड रहता है, और यहाँ पे जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं डाइनाइट्रोजन के साथ तो N बना देते। अब इनका जो नेचर होता है, अभी हमें पता है कि नेचर ऑक्साइड्स का बहुत वेरी करता है, ठीक है, ये नेचर ऑक्साइड्स का बहुत वेरी करता है। बोरॉन जो ट्राइऑक्साइड रहता है, बोरॉन ट्राइऑक्साइड नॉन मेटल है तो वो एसिडिक रहता है, हाँ, वो रिएक्ट करता है बेसिक ऑक्साइड्स के साथ और मेटल बोरेट बना देता है। बोरॉन तो हमेशा नॉन मेटल रहता है बोरॉन का, हाँ, क्योंकि बोरॉन ट्राइऑक्साइड एसिडिक रहता है, बोरॉन ट्राइऑक्साइड एसिडिक रहता है और एसिडिक होने के कारण ये रिएक्ट करता है बेसिक मेटालिक ऑक्साइड के साथ, उसके साथ बोरेट बना देता है। एल्यूमिनियम और गैलियम एम्फोटेरिक होते हैं और ये इंडियम और थैलियम बेसिक होते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ में।
तो बोरॉन एसिडिक रहता है, जबकि उसके नीचे हम बात करें तो एल्यूमिनियम और गैलियम जो रहते हैं एम्फोटेरिक रहते हैं, और उसके नीचे इंडियम और थैलियम सारे के सारे बेसिक रहते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स एंड अल्कलीज, बोरॉन रिएक्ट नहीं करता है एसिड्स के साथ और अल्कलीज के साथ, इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर है, अगर गर्म भी कर दोगे तो भी बोरॉन रिएक्ट नहीं करता है। एल्यूमिनियम डिजॉल्व हो जाता है, मिनरल एसिड्स के अंदर एल्यूमिनियम को डाला तो पूरा का पूरा डिजॉल्व हो जाएगा, आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद एंड लिक्विड एक्वस एल्कलीज के अंदर भी, हाँ, इसके कारण ये एक्वस एल्कली और एसिड दोनों के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, इसलिए इसके नेचर को एम्फोटेरिक कैरेक्टर कहते हैं। एल्यूमिनियम को अपन डाइल्यूट HCl के अंदर डाला तो ये Al3+ आयंस में तो पूरा का पूरा आयंस के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, और फिर उसके बाद हाइड्रोजन को लिबरेट कर देता है। यदि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले ली तो ये एल्यूमिनियम को पैसिव बना देती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना के, उसको ऑक्सीजन मिल रहा है तो ये प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है, जैसा ऊपर ऑक्साइड में हवा में गर्म करने पर एक एल्यूमिनियम की प्रोटेक्टिव लेयर हो जाती है, ऐसे इसके ऊपर भी प्रोटेक्टिव लेयर हो जाती है। फिर एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है एक्वस एल्कली के साथ, हाइड्रोजन लिबरेट करता है, ठीक है ना, ये एक्वस एल्कली के साथ रिएक्ट करके फिर ये हाइड्रोजन को लिबरेट कर देता है, और एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट आ जाएगा 3, टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट 3 करके एक कंपाउंड बना देता है। अब हेलोजेंस के साथ रिएक्टिविटी देखें तो एलिमेंट्स जो होते हैं, ये एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं हेलोजेंस के साथ और ये ट्राइहैलाइड बना देते हैं, एक्सेप्ट है थेलियम, थेलियम ट्राइहैलाइड नहीं बनाता, बाकी सारे का सारा पी ग्रुप ट्राइहैलाइड बना देता है। ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट X2 के साथ एक्ट करता है, 3X2 के साथ रिएक्ट करके ये X3 बना देता है। इसमें क्वेश्चन दिया है कि वाइट फ्यूम्स अपीयर अराउंड द बॉटल ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3 रहता है, एनहाइड्रस मतलब उसके अंदर आजू बाजू उसमें पानी नहीं है, तो जैसे आपने किया तो वाइट फ्यूम्स बनना चालू हो जाती है। एनहाइड्रस मतलब पानी नहीं रहता, तो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड पार्शली हाइड्रोलाइज हो जाता है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर आपने खोल दिया तो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उस पानी के साथ मिलकर ये हाइड्रोलाइज हो जाता है, और फिर उसके बाद HCl गैस को लिबरेट कर देता है। इसके कारण मॉइस्ट HCl जो रहता है, क्योंकि वो मॉइस्ट रहता है तो वो वाइट कलर में रहता है। फिर इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन, तो एनॉमलस ट्रेंड्स अपन देख रहे हैं बोरॉन की जो प्रॉपर्टीज़ में क्या एनॉमलस ट्रेंड्स होते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स होते हैं जो केमिकल बिहेवियर में होते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट्स के, ट्राइक्लोराइड्स, उनके ट्राइक्लोराइड्स, ब्रोमाइड, आयोडाइड जो होते हैं ये तीनों के तीनों कोवलेंट में नेचर रहते हैं और पानी के अंदर डालने से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। ये स्पीसीज़ जो होती हैं वो टेट्राहेड्रल रहती है, MOH4 बना लेती है, और ऑक्टाहेड्रल H2O6 बना लेती है, एक्सेप्ट बोरॉन, एक्सेप्ट इन बोरॉन ये सारे के सारे एक्वा सॉल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट होती हैं। तो पहली चीज़ तो होते हैं कि ये जितने भी ये रहते हैं ट्राइक्लोराइड, ट्राइब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स जो तीनों कोवलेंट इन नेचर रहते हैं, फिर उसके बाद ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं पानी के अंदर, ठीक है ना, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं पानी के अंदर, पानी के अंदर हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, तो या तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखाते हैं या ऑक्टाहेड्रॉन दिखाते हैं, बोरॉन को छोड़ के बाकी सब पानी ये इस तरीके से दिखाते हैं। मोनोमेरिक ट्राइहैलाइड्स जो होते हैं, मोनोमेरिक ट्राइहैलाइड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, अपन ने देखा है बोरॉन के अंदर मोनोमेरिक ट्राइहैलाइड्स ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहते हैं, क्योंकि बोरॉन में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, फिर उसके बाद वो 3 क्लोरीन से, मतलब तीनों हैलाइड के 3 एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, सो ये 6 हो जाते हैं उसके अंदर, इट इज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड जैसा बिहेव करता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहती है इसलिए लुईस एसिड जैसा बिहेव करता है। बोरॉन का जो ट्राइफ्लोराइड है वो लुईस बेसिस के साथ रिएक्ट करता है, जैसे अमोनिया हो गया, अमोनिया लुईस बेस है क्योंकि उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दे सकता है, तो उसके साथ रिएक्ट करता है और कंप्लीट कर देता है ऑक्टेट अराउंड द बोरॉन। फिर इसके बाद इसके चूँकि इसके अंदर बोरॉन के अंदर डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, डी ऑर्बिटल तो एल्यूमिनियम से शुरू होते हैं, तो चूँकि डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं तो मैक्सिमम कोवेलेंसी जो होती है वो बोरॉन की 4 होती है, बोरॉन की 4 होती है, पर जैसे 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 डी ऑर्बिटल्स आना चालू हो जाते हैं वैसे इसकी वैलेंसी चेंज होना चालू हो जाती है।
डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं सिर्फ एल्यूमिनियम से शुरू होते हैं, इसलिए मैक्सिमम कोवेलेंसी जो होती है वो एल्यूमिनियम के बाद 4 से ज़्यादा एक्सपेक्ट की जा सकती है, पर बोरॉन के अंदर तो 4 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती है, ठीक है। मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। मोस्ट ऑफ द अदर हैलाइड्स मतलब जैसे AlCl3 हो गए, ये डायमराइज हो जाते हैं, हाँ, बिकॉज थ्रू हैलोजन ब्रिजिंग, इसको अपन क्लोरीन ब्रिजिंग या हैलोजन ब्रिजिंग कहते हैं, जैसा अपन ने यहाँ पे देखा था। ये जो है दिस इज व्हाट इज हैलोजन ब्रिजिंग। ये AlCl3 का ये AlCl3 है, इस AlCl3 के मॉलिक्यूल से ये वाला AlCl3 जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इस AlCl3 के मॉलिक्यूल से ये वाला AlCl3 जुड़ा है, इसलिए इसको हैलोजन ब्रिजिंग कहते हैं। तो हैलोजन ब्रिजिंग से अटैच रहता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। ये आएगा जो मेटल स्पीसीज होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हैलोजन आएगा एंड दिस हैलोजन ब्रिज्ड मॉलिक्यूल्स। जैसे ही हैलोजन ब्रिजिंग होती है तो उससे वो एक आगे वाले हैलोजन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और अपना ऑक्टेट वो पूरा का पूरा कर लेता है, इसलिए ये लिक्विड स्टेट के, ये गैसियस स्टेट के अंदर, हाँ, इस फॉर्म के अंदर अपने को मिलती है। अभी अपन बात करें, हाँ, कि बोरॉन नहीं बना पाता BF6, आयंस क्यों नहीं बना पाता BF6? अरे BF6 कैसे बनाएगा? बोरॉन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 है, उसके ऊपर तो बना नहीं सकता। डी इलेक्ट्रॉन्स और डी ऑर्बिटल्स होते नहीं बोरॉन के अंदर, क्योंकि छोटा होता है, तो बोरॉन कभी भी अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता। डी ऑर्बिटल्स होंगे तो एक्सपैंड कर पाएगा, वो नहीं कर पाता, इसलिए इसके अंदर ये 4 से ज़्यादा कभी एक्सीड ही नहीं करती है। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं बोरॉन के, जैसे बोरैक्स हो गया, फिर उसके बाद ऑर्थोबोरिक एसिड हो गया, डाइबोरेन हो गया, ये 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं बोरॉन के। फिर पहला इसके अंदर आता है बोरैक्स पे, तो एक महत्वपूर्ण कंपाउंड होता है बोरैक्स जो है, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरॉन। बोरैक्स बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बोरॉन का। ये वाइट कलर का रहता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड रहता है, जिसका फॉर्मूला Na2B4O7.10H2 है। 10 H2 है, उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। फिर इनफैक्ट ये आ जाएगा, ये टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स कंटेन करके रखता है। टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स मतलब, हाँ, 4 न्यूक्लियस की यूनिट एक कंटेन करके रखता है, और करेक्ट फॉर्मूला, ठीक है ना, और उसके लिए कारण उसका करेक्ट फॉर्मूला Na2B4O5OH4 आएगा .8H2 ऐसा हो जाता है। सो एक्चुअली क्या है, यदि सवाल आता है आपका कि जनरल फार्मूला क्या है, तो जनरल फार्मूला इज दिस Na2B4O7.10H2। यदि ये पूछा जाता है टेक्निकल फार्मूला क्या है, तो दिस इज द टेक्निकल फार्मूला ऑफ बोरॉन। तो अब ये सवाल क्या आता है उसके आधार पर अपने को ध्यान रखना जरूरी कि अब हमसे पूछा गया है। फिर बोरैक्स डिजॉल्व करता है, पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, एक अल्कलाइन सॉल्यूशन। बोरैक्स जो रहता है ये पानी के अंदर डिजॉल्व होकर एक अल्कलाइन सॉल्यूशन दे देता है। ये पानी के अंदर मिला है अपन, नहीं NaOH बन जाता है, Na यहाँ से OH के साथ मिलकर ये बन जाता है, और ये ऑर्थोबोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। ऑर्थोबोरिक एसिड को अपन बोरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। अब ये बोरैक्स को अपन ने गर्म किया, पहले अपन ने गर्म किया, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो ये 10H2 है, ये 10H2 पहले से निकल जाएंगे, ये 10H2 निकल जाएंगे, तब क्या हो जाएगा, बोरॉन कन्वर्ट हो जाएगा, पानी निकल जाता है, और इसके मॉलिक्यूल धीरे धीरे करके बढ़ने लगते हैं, फूलने लगते हैं। और गर्म किया अपन ने तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, हाँ, जो सॉलिडिफाई हो जाता है। ट्रांसपेरेंट लिक्विड, पहले इसको और गर्म करते हैं तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लिक्विड में हो जाता है, जो कि देर से दिखने लगता है, फिर बाद में सॉलिडिफाई हो जाता है ग्लास जैसा। इसको आप बोरॉक्स बीट टेस्ट कहते हैं। ये आपने .10H2 के साथ लिया, Na2B4O7.10H2, इसको आपने गर्म किया तो इसमें से पानी हट जाएगा, और फिर इसके Na2B4O7 रह जाएगा। इसको सोडियम मेटाबोरेट कहते हैं। आपने इसको फिर अपन ने गर्म किया, तो इसमें से NaBO2 निकल गया, ठीक है। फिर जो बचता है B2O3, दैट इज बोरिक एनहाइड्राइड, वो बचता है। ये जो मेटाबोरेट होते हैं, ठीक है ना, ये है, हाँ, दिस एक्चुअली इज मेटाबोरेट, ठीक है ना, दिस इज मेटाबोरेट है NaBO2। अभी मेटाबोरेट जो होते हैं ट्रांजिशन, अब ये मेटाबोरेट ऑफ मेनी ट्रांजिशन मेटल्स आएगा। ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब DNF ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल्स के मेटाबोरेट, उनकी कैरेक्टरिस्टिक कलर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप एक बोरॉक्स बीट टेस्ट करते हैं, इसको बोरॉक्स बीट टेस्ट कहते हैं, जहाँ पे आप बोरॉक्स को गर्म करना चालू करते हैं, वो पहले धीरे धीरे करके वो लिक्विफाई हो जाता है, और एक ग्लास जैसे ग्लास की ड्रॉप जैसा दिखने लगता है। जब बोरैक्स को अपन बर्नर पे गर्म करते हैं
तो CuO विथ CuO कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ ऑन लूप ऑफ प्लेटिनम वायर ब्लू कलर्ड आ जाएगा, उसमें CaBO2 इस बीड इज फॉर्म्ड आ जाएगा। तो दिस इज हाउ द बीड्स आर फॉर्म्ड। अब ये देखो यहाँ से हाँ CO कोबाल्ट आएगा, BO2 और BO2। अब यहाँ पे सोडियम मेटाबोरेट है, यहाँ पे कोबाल्ट मेटाबोरेट है। तो बेसिकली जो बीड टेस्ट होता है वो मेटाबोरेट्स देते हैं। बीड टेस्ट इज शोन बाय मेटाबोरेट्स। अब अगला जो टॉपिक है दैट इज ऑर्थोबोरिक एसिड है। ऑर्थोबोरिक एसिड को H3BO3 कहते हैं, इसको अपन बोरिक एसिड भी कहते हैं। जो सारे सामान्य भाषा में बोरिक एसिड होती है वो ऑर्थोबोरिक एसिड होती है। ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसको छूने पे बिल्कुल साबुन जैसा लगता है। इट इज़ अ वेरी सोपी टच रहता है। सोपी टच यदि अपन कैरम की वो पाउडर को देखो, कैरम का पाउडर ऑर्थोबोरिक एसिड होता है जिसको बोरिक एसिड कहते हैं, बोरिक एसिड पाउडर। तो वो बिल्कुल सोपी रहता है टच के अंदर, पानी के अंदर घुलता नहीं है, लेकिन इनसॉल्युबल रहता है हॉट वाटर के अंदर, मतलब हाईली सॉल्युबल हो जाता है हॉट वाटर के अंदर। पानी को गर्म कर दो तो तुरंत ही पूरा का पूरा घुल जाता है। और इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? बाय एसिडिफाइंग द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बोरैक्स। ये बोरैक्स है, बोरैक्स का सॉल्यूशन को अपन ने एक्वा सॉल्यूशन, बोरैक्स के सॉल्यूशन में पानी मिलाया तो एक्वा सॉल्यूशन हो जाता है। उसके अंदर अपन ने एसिड मिला दी, HCl मिला दी। जब आप HCl मिलाते हो तो बन जाता है NaCl बन के निकल जाता है और ऑर्थोबोरिक एसिड निकल जाती है। ये पहला तरीका होता है। तो आपने बोरैक्स लिया, बोरैक्स को उसको एसिडिफाइड गर्म पानी के अंदर डाल दिया तो उससे आपका ऑर्थोबोरिक एसिड बन जाती है। दूसरा तरीका होता है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन विद वाटर और डाइल्यूट एसिड। किसी भी चीज़ से आपने रिएक्ट किया उससे भी आपका ये बन सकता है। बोरॉन कंपाउंड, कोई भी बोरॉन कंपाउंड ले लिया, मोस्ट ऑफ द बोरॉन कंपाउंड्स को लिया, चाहे बोरॉन हैलाइड्स ले लिया, चाहे बोरिक हाइड्राइड ले लिया, कुछ भी लिया और उसको अपने उसमें या तो पानी डाल दिया या हल्का सा एसिड डाल दिया, जिसके कारण एक प्रक्रिया होती है जिसको अपन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना। यदि आपने ये पानी डाल दिया या हल्का सा एसिड डाल दिया तो वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा। अभी इसका एक लेयर्ड स्ट्रक्चर रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर जिसमें प्लेन BO3 यूनिट्स ज्वाइन होती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। ये BO3 यूनिट्स होता है, ये BO3 एक यूनिट है, ये BO3 एक यूनिट है। ये BO3 यूनिट जो रहती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई रहती है। ये देखो, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, जो डॉट डॉट बॉन्ड दिख रहा है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये क्या होता है कि एक BO3 जो होता है ये एक BO3 है, दिस इज 1 BO3। ये एक BO3 दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है ना। अभी इसके बाद बोरिक एसिड बहुत वीक बेसिक एसिड रहता है। मोनोबेसिक एसिड मतलब ये सिंगल वो देता है, OH देता है, इसलिए मोनोबेसिक एसिड रहता है। अभी इट इज़ नॉट अ प्रोटोनिक एसिड, मतलब ये प्रोटोनिक एसिड नहीं होता, मतलब मोनोबेसिक एसिड एक सिंगल OH देता है। प्रोटोनिक मतलब H+ नहीं देता, लेकिन ये एक्ट करता है लुईस एसिड जैसा, क्योंकि ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और लुईस एसिड जैसा काम करने लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ अ लुईस एसिड, इट इज़ अ वीक मोनोबेसिक एसिड, बट इट इज़ नॉट अ प्रोटोनिक एसिड। अब आप उसको गर्म करते हो ऑर्थोबोरिक एसिड को 370 डिग्री पे, तो ये मेटाबोरिक एसिड बनाता। फिर मेटाबोरिक एसिड को और गर्म करोगे तो बोरिक ऑक्साइड बना देगा, B2O3 बना देता। तो H3BO3 उसको गर्म किया तो HBO2, उसको गर्म किया तो B2O3 बन जाता है। ठीक है ना, दैट इज बोरिक ऑक्साइड। फिर डाइबोरेन पे आते हैं। अच्छा, ऐसे एक क्वेश्चन देखते हैं, बोरिक एसिड क्यों कंसिडर करते हैं वीक एसिड के रूप में, क्यों कंसिडर करते हैं? क्योंकि ये H+ आयन तो रिलीज़ कर नहीं पाता है, अपने आप से H+ आयन रिलीव नहीं करता, ये OH आयन रिलीज़ करता है पानी से, और ये लेने के बाद अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है, फिर उसके बाद ये H+ रिलीज़ करता है, इसलिए वीक एसिड रहता है, बहुत ही वीक रहता है बोरिक एसिड। फिर इसके बाद डाइबोरेन H2 कहलाता है। डाइबोरेन मतलब इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स होते हैं बोरेन के, बोरेन इज BH3 और चूंकि डबल होते हैं तो ये B2H6 कहलाता है। ये बोरॉन का हाइड्राइड होता है, इट इज़ द सिंपलेस्ट बोरॉन हाइड्राइड नोन। ये अब सवाल पूछा जा सकता है कि भाई सबसे सिंपल बोरॉन हाइड्राइड कौन सा है, तो सबसे सिंपल बोरॉन हाइड्राइड जो है वो डाइबोरेन होता है। तो डाइबोरेन इज द सिंपलेस्ट बोरॉन हाइड्राइड जो हम जानते हैं। फिर उसके बाद इसको कैसे बनाया जाता है? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीट ट्रीटिंग बोरॉन ट्राइफ्लोराइड विद LiAlH4 इन डाइथाइल ईथर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बोरॉन ट्राइफ्लोराइड लिया, हमने बोरॉन ट्राइफ्लोराइड लिया, उसके अंदर LiAlH4 डाला जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट दैट वी नो। बट इसके बाद इसको ये जो है इसको ड्राई ईथर के अंदर रखा। ड्राई ईथर का काम रहता है मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब करना। फिर इससे क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन रहता है ये हाइड्रोजन जाके बोरॉन के साथ मिल जाता है और ये बना देता B2H6 बना देता। लिथियम के साथ ये फ्लोरीन जुड़ जाता है और लिथियम फ्लोराइड बन जाता है और एल्यूमिनियम फ्लोराइड बन जाता है। सो लिथियम और एल्यूमिनियम के साथ फ्लोरीन जाके जुड़ जाता है और ये जो है ये B2H6 बन जाता है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा, लैब में यदि हमें बनाने का तरीका पूछना है तो लैब में बनाने का तरीका है जिसमें हम ऑक्सीडेट कर देते हैं, इन्वॉल्व्स द ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड विद आयोडीन। अब सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया, उसको आयोडीन के साथ अपन ने मिला दिया तो ऑक्सीडाइज हो गया। अभी सोडियम बोरोहाइड्राइड इज सोडियम Na
ये किया हमने, हाँ सोडियम, हाँ तो ये जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड को आयोडीन के साथ अपन ने रिएक्ट किया, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड इसको आयोडीन के साथ रिएक्ट किया, सोडियम बोरोहाइड्राइड को आयोडीन के साथ रिएक्ट करने से क्या हो जाएगा, इट इज़ अ आयोडीन यहाँ सोडियम के साथ जुड़ जाएगा और B2H6 बन के निकल जाएगा। B2H6 होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इससे हाइड्रोजन निकल जाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये NaI बन जाएगा। अब डाइबोरेन, ये जो मेथड है दिस इज लैब मेथड, ठीक है ना, इसको अपन लैब में बनाने की जो मेथड है, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड को आयोडीन के साथ मिला देते हैं जिससे ये लैब के अंदर बन जाता है। डाइबोरेन इज ऑल्सो प्रोड्यूस ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। अब कमर्शियल स्केल की अपन बात करें तो कमर्शियल लेवल पे तो हम बनाते हैं जब आप बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को रिएक्ट करते हैं NaH से, सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करते हैं 450 डिग्री केल्विन पे, 450 केल्विन पे, डिग्री लगाते कभी केल्विन के साथ, तो B2H6 बना देता है और NaF बन जाता है। डाइबोरेन जो है इट इज़ कलरलेस, उसका कोई कलर नहीं होता, बहुत टॉक्सिक गैस होती है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 180 केल्विन, मतलब आप गैस है तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे गैस के रूप में रहेगी। फिर ये इट कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली ऑन अपॉन एक्सपोजर टू एयर, एयर के अंदर एक्सपोजर होगा तो इट विल कैच अ स्पॉन्टेनियस फायर। ये ऑक्सीजन के अंदर इट बर्न्स इन ऑक्सीजन, जैसे ही आप ऑक्सीजन का एक्सपोजर हो जाएगा तो डाइबोरेन पूरा का पूरा जलने लगेगा, रिलीज करता है इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो इट इज़ बेसिकली जब ये आप उसको एक्सपोज करोगे एयर के अंदर, ये एयर के अंदर कंबस्ट होने लगेगा और कंबशन के साथ ये B2O3 ऑक्साइड बना देगा, बोरॉन हाइड्राइड पानी बनाता और उसके साथ इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गेटिंग रिलीज, इसलिए इसके अंदर सिस्टम के अंदर से एनर्जी रिलीज हो रही और सिस्टम की एनर्जी कम हो रही, इसलिए माइनस साइन लग जाता है। अब इसके ऊपर उसके ऊपर के हायर बोरेन जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियसली फ्लेमेबल रहते हैं एयर के अंदर। मोस्ट ऑफ द हायर बोरेन्स, जितने भी बोरेन्स रहते हैं वो सारे के सारे फ्लेमेबल रहते हैं एयर के अंदर। बोरेन्स बहुत जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाते हैं पानी के अंदर और बोरिक एसिड दे देते हैं। ये जो बोरेन है ये डाइबोरेन है, इसको पानी के अंदर मिलाया तो तुरंत अपने को ये 2BOH3 मिल जाता, मतलब H3BO3 जिसको बोरिक एसिड या ऑर्थोबोरिक एसिड कहते हैं वो, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। डाइबोरेन के अंदर क्लीवेज रिएक्शंस होते हैं लुईस बेसिस के साथ, जो बोरॉन एडडक्ट्स दे देते हैं, दैट इज BH3 मतलब ये बोरॉन हाइड्राइड के साथ एक एडक्ट बना देते हैं। अभी ये L इज लुईस, B2H6 लिया अपन ने, ये अपन रिएक्ट किया इसको NME3 के साथ, तो ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन का एक एडक्ट बन गया। यदि आपने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ऐड किया तो BH3 विद कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इट इज़ बेसिकली एडक्ट। एडक्ट मतलब कोई चीज़ जो ऐड होती जा रही है, यदि आपके इस मॉलिक्यूल के अंदर कोई चीज़ ऐड हो रही है तो दैट विल बी फॉर्मिंग, दैट विल फॉर्म एन एडक्ट। सो ये जो है वो एडक्ट बना रहे हैं। फिर रिएक्शन विद अमोनिया विद डाइबोरेन, इट इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये डाइबोरेन लिया, इसके साथ अमोनिया का रिएक्शन किया, उसके कारण क्या हुआ, उसमें हम जानते हैं कि एक एडक्ट जैसा बन जाता है, जिससे एन एडक्ट आ जाएगा। ये एक एडक्ट, ये इनिशियली ये B2H6.2NH3 बना देता है जो कि एडक्ट है, और उसके बाद ये फर्दर फॉर्मुलेट होता है ये इसके अंदर, ठीक है ना। उसके बाद उसको गर्म करने पे, इसके बाद इस चीज़ को, ये पूरे के पूरे एडक्ट को अपन ने जब गर्म किया तो ये गर्म करने पे ये कंपाउंड देता है जिसको अपन बोराजीन कहते हैं। दिस कंपाउंड इज B3N3H6, इट इज़ कॉल्ड बोराजीन। तो ये बोराजीन देता है। अब ये बोराजीन जो होता है इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका एक रिंग स्ट्रक्चर रहता है, जैसा बेंजीन का रिंग स्ट्रक्चर रहता है। इसके अंदर ऑल्टरनेट बेंजीन, बोरॉन और हाइड्रोजन के बॉन्ड रहते हैं और NH के ग्रुप्स रहते हैं। मतलब क्या होता है, ये इस तरीके का रहता है, ये बोरॉन हो गया, फिर उसके बाद एक नाइट्रोजन आ गया, फिर उसके बाद एक बोरॉन आ गया, फिर एक नाइट्रोजन आ गया, फिर एक बोरॉन आ गया, फिर एक नाइट्रोजन आ गया। तो ये देखो ये पूरा का पूरा एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो गया, सबके साथ हाइड्रोजन अटैच है, हर चीज़ के साथ हाइड्रोजन अटैच है, H है, H है, H है। तो ये बेंजीन का एक रिंग स्ट्रक्चर जैसा रहता है, वैसा ये रिंग स्ट्रक्चर इसके अंदर आ जाता है। तो दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसको बोराजीन कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इनऑर्गेनिक बेंजीन, तो ये बोराजीन बन जाता है, उसके साथ हाइड्रोजन लिबरेट हो जाता है। ये स्ट्रक्चर जो होता है ये बेंजीन का, ये डाइबोरेन का स्ट्रक्चर ये इस तरीके से होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, जिसमें ये बोरॉन और ये बोरॉन होते हैं, पर दोनों बोरॉन एक दूसरे से लिंक्ड नहीं होते। यदि आप देखो तो ये बोरॉन एक दूसरे से लिंक नहीं, बोरॉन हमेशा 4 हाइड्रोजन के साथ लिंक रहते हैं, 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन के साथ एक एक बोरॉन लिंक रहता है। फिर उसके बाद ये बोरॉन जो है वो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा हाइड्रोजन के साथ लिंक रहते हैं। तो मतलब दोनों बोरॉन दो कॉमन हाइड्रोजन के साथ लिंक्ड रहते हैं, उससे ये स्ट्रक्चर बनता है। ये 4 टर्मिनल हाइड्रोजन रहते हैं, ये टर्मिनल हाइड्रोजन 4 टर्मिनल हाइड्रोजन रहते हैं। देयर आर 4 टर्मिनल हाइड्रोजन्स एंड 2 बोरॉन एटम्स लाई इन वन प्लेन। ये चारों और ये दोनों ये पूरे के पूरे एक प्लेन के अंदर रहते हैं। फिर उसके बाद ऊपर और नीचे 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम्स रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो हम बात कर रहे हैं दीज आर दी ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम्स। ये एक हाइड्रोजन एटम ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा एटम ब्रिजिंग है। ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम क्या करता है, ये इस बोरॉन से भी बॉन्ड फॉर्म करता है, ये इस बोरॉन से भी बॉन्ड फॉर्म करता है। ये ब्रिजिंग ये वाले बोरॉन से भी फॉर्म करता है, इस वाले बोरॉन से भी फॉर्म करता है। तो चूंकि ये ब्रिज करते हैं, दोनों बोरॉन्स को ब्रिज करते हैं, इसलिए दे आर कॉल्ड एज ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम्स।
चार टर्मिनल बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड जो रहते हैं, ये चार जो टर्मिनल बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं वो रेगुलर रहते हैं, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, और वाइल द टू ब्रिजेस जो ये आ जाएगा आर डिफरेंट एंड कैन बी डिस्क्राइब इन द फॉर्म ऑफ 3 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। इसको एक बहुत विशेष वो रहता है जिसको अपने को समझाने का रहेगा। ये जो बॉन्डिंग होती है डाइबोरेन के अंदर, हर बोरॉन एटम यूज़ करता है sp3 हाइब्रिड। ये जो बोरॉन एटम रहता है ये sp3 हाइब्रिड यूज़ करता है बॉन्डिंग के लिए। फिर उसके बाद 4 sp3 हाइब्रिड्स हर बोरॉन के ऊपर। अब बोरॉन के ऊपर कितना होगा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये 4 बोरॉन, ये चारों जो होते हैं वो sp3 हाइब्रिड्स होगा बोरॉन के ऊपर। ये तो चारों जो sp3 हाइब्रिड्स होते हैं उनमें से एक जो होता है, वन इज़ विदाउट एन इलेक्ट्रॉन, हाँ, विद एंड इज शोन विद द ब्रोकन लाइंस। ये जो होता है इसके अंदर, इस वाले के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैसे ही इस बोरॉन के साथ इस वाले sp3 के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ये जो टर्मिनल BH बॉन्ड्स होते हैं ये नॉर्मल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन जो ब्रिज बॉन्ड्स होते हैं, ये जो टर्मिनल बॉन्ड रहते हैं ये 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कहलाते हैं। जो ब्रिज बॉन्ड्स होते हैं, जो ब्रिज हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं, जैसे ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन है, ये ब्रिज बना रहा है, और ये वाला हाइड्रोजन है, ये ब्रिज बना रहा है। तो ये जो 2 हाइड्रोजन ब्रिज बनाते हैं, ये वाले बॉन्ड्स को, जो कि हाइड्रोजन इस वाले बोरॉन से भी जुड़ा हुआ है और इस वाले बोरॉन से भी जुड़ा है, ये वाला हाइड्रोजन इस बोरॉन से भी जुड़ा है और इस बोरॉन से भी जुड़ा है। तो ये जो ब्रिज हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं ये 3 सेंटर, हेलो, जो दो ब्रिज बॉन्ड्स रहते हैं ये 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होते हैं। तो ये जो पेरीफेरी के रहते हैं ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ये पेरीफेरी के जो है जितने, मैं इसको फिर से समझते हैं, इसके अंदर 2 सेंटर और ये जितने भी हैं, ये वाला और ये वाला, ये जो पीले से हैं ये सारे के सारे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होते हैं। जबकि ये नीचे ब्लू से जो है ये जो है इसके अंदर 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होते हैं। इसको ये याद रखने का है। इसको अपन, चूंकि ये यदि अपन इसको ध्यान से देखें तो इसका अपीयरेंस कैसा होगा, इसका अपीयरेंस यदि अपन देखें, इसको ये देखो, ये पूरा का पूरा अपीयरेंस जो है ये पूरा का पूरा बनाना जैसा दिख रहा है, ये ऐसा बनाना जैसा दिखता है। तो दीज बॉन्ड्स आर नोन एज बनाना बॉन्ड्स। तो ये जो सेंटर के बॉन्ड्स रहते हैं इसको बनाना बॉन्ड्स कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन दिस, कि डाइबोरेन के अंदर बॉन्ड जो रहता है, वो जो लिंकिंग बॉन्ड रहता है, ब्रिजिंग बॉन्ड रहता है, उसको बनाना बॉन्ड कहते हैं। ये जो LiBH4 है और NaBH4, लिथियम बोरॉन हाइड्राइड और सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स जैसे यूज़ होते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन पढ़ेंगे उसमें बहुत ज़्यादा ये यूज़ करते हैं अपन ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर। ये स्टार्टिंग मटीरियल्स जैसा यूज़ होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ अदर मेटल बोरोहाइड्राइड्स। दूसरे जो बोरोहाइड्राइड्स हैं उनकी प्रिपरेशन के अंदर अपन इसको उपयोग करते हैं। अब आ जाएगा बोरॉन के यूजेस क्या आते हैं और एल्यूमिनियम के यूजेस क्या आते हैं और उनके कंपाउंड्स क्या होते हैं। बोरॉन जो होता है, अभी हमको ये पता है कि बोरॉन जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, नॉन मेटल है पर बहुत हार्ड है और काले रंग का होता है। तो बहुत हार्ड रिफ्रैक्टिव सॉलिड होता है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, बहुत उसकी इलेक्ट्रिकल और कंडक्टिविटी, नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बहुत कम होती है। उसके बहुत एप्लीकेशंस होते हैं। बोरॉन के फाइबर्स होते हैं बुलेट प्रूफ वेस्ट, अभी बहुत हार्ड होता है तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए काम आते हैं। बहुत लाइट कंपोस्टेबल मटेरियल एयरक्राफ्ट के बनाने के लिए काम आते हैं। जो बोरॉन 10 का आइसोटोप है उसकी बहुत एबिलिटी रहती है न्यूट्रॉन्स को ऑब्जॉर्ब करने की। अब यदि ये न्यूट्रॉन्स ऑब्जॉर्ब करता है रेडियो एक्टिविटी के अंदर, जो कि न्यूट्रॉन्स बिल्कुल फ्रीली घूमते रहते हैं, तो वो न्यूट्रॉन्स को खत्म करने के लिए, उनको ऑब्जॉर्ब करने के लिए ये बोरॉन 10 आइसोटोप को यूज़ करते हैं। तो मेटल बोराइड्स न्यूक्लियर इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं एज ए प्रोटेक्टिव शील्ड एंड कंट्रोल रॉड। आप बोरॉन के ये जैकेट को पहन लेते हैं तो वो न्यूट्रॉन आपके ऊपर आके नहीं रुकते, आपके ऊपर नहीं आते। यू आर नॉट एक्सपोज टू दोज न्यूट्रॉन्स एंड दोज न्यूट्रॉन्स विल गेट अब्जॉर्ब्ड inside दिस। फिर उसके बाद मेन, अब यदि बोरैक्स की हम बात करें तो बोरैक्स का मेन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन और बोरैक्स का और बोरिक एसिड का है इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ हीट रेजिस्टेंट ग्लासेस। पायरेक्स जो जिसको बोरोसिल कहते हैं, बोरोसिल के ग्लासेस इसी के बनते हैं। तो बोरॉक्स और बोरिक एसिड जो है हीट रेजिस्टेंट ग्लासेस बनाता है, ग्लास वुल बनाने के काम में आता है, फाइबर ग्लासेस बनाने के काम में आता है। बोरैक्स इज यूज्ड एज अ फ्लक्स फॉर सोल्डरिंग मेटल्स। अभी जब हम मेटल रिफाइनिंग पढ़ेंगे उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्स के रूप में यूज चीज़ें होती हैं। तो बोरैक्स इज यूज्ड एज अ फ्लक्स फॉर सोल्डरिंग मेटल्स, फॉर हीट स्क्रैच एंड स्ट्रेन रेजिस्टेंट ग्लेज कोटिंग ऑन अर्दन वायर। ठीक है, ये जो अर्दन वेयर रहते हैं उनके ऊपर एक कोटिंग करने के लिए भी बोरैक्स की एक कोटिंग होती है। सो ये जो बोरैक्स है ये मटेरियल्स को, मेटल्स को सोल्डर करने के काम में आता है। एक मेटल है जिसको सोल्डरिंग करनी तो उसके अंदर यूज़ होता है। फिर उसके बाद हीट रेजिस्टेंट, स्क्रैच रेजिस्टेंट और स्टेन रेजिस्टेंट मेटल आपको यदि बनाना है या ग्लेज कोटिंग बनाना है अर्दन वेयर के ऊपर, तो अपन बोरैक्स की कोटिंग करते हैं। ठीक है ना, एंड एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मेडिसिनल सोप। अब ये एंटीसेप्टिक जैसा काम करता है तो मेडिसिनल सोप जैसा भी यूज़ होता है। एन एक्वस सॉल्यूशन
पानी का जो सॉल्यूशन होता है ऑर्थोबोरिक एसिड, जो कि गर्म पानी के अंदर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, ये माइल्ड एंटीसेप्टिक जैसा यूज़ होता है। क्योंकि माइल्ड एंटीसेप्टिक जैसा यूज़ होता है इसलिए उसको हम यूज़ करते हैं इन मेडिसिनल सोप। अभी एल्यूमिनियम के यूजेस पे आते हैं, तो एल्यूमिनियम जो होता है इट इज़ अ ब्राइट सिल्वरी वाइट मेटल, हम जानते हैं इसकी बहुत टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है, इसकी बहुत हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रहती है, बहुत हाई थर्मल कंडक्टिविटी रहती है। यदि हम वेट टू वेट बेसिस के ऊपर बात करें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम की ट्वाइस रहती है कॉपर से दुगनी रहती है। एल्यूमिनियम बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है एवरीडे लाइफ में, ये अलॉयज बनाता है, इट फॉर्म्स एल्यूमिनियम बहुत सारे अलॉयज बनाता है, कॉपर, मैंगनीज, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और जिंक के साथ एल्यूमिनियम, और उसके अलॉयज को अपन शेप दे सकते हैं, पाइप, ट्यूब, रॉड, वायर, प्लेट, फॉइल्स, किसी भी चीज़ का, एल्यूमिनियम टिन फॉइल आती है तो शेप किसी भी तरीके का अलॉय का दे सकते हैं। और इसके बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं पैकिंग के अंदर, यूटेंसिल मेकिंग के अंदर, कंस्ट्रक्शन, एरोप्लेन, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, सब में बहुत यूज़ होता है। यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम इज एंड इट्स कंपाउंड फॉर डोमेस्टिक पर्पस, उनका टॉक्सिक नेचर रहता है जिसके कारण एल्यूमिनियम का नेचर हमारे खाने के अंदर कम हो गया है। तो इसके साथ अपना ग्रुप 13 तो कंप्लीट होता है। इसके बाद अब अपन आगे बढ़ेंगे ग्रुप 14 एलिमेंट्स के ऊपर।